अगर 11th में ग्रामर में ये हाल है तो 12th में क्या करेंगे? आंसर है ये वीडियो। प्रीपोजिशन में इससे आगे कुछ भी नहीं आने वाला। चलो ए एंड दा का कंफ्यूजन तो यहां पे हो गया है खत्म। हेलो मेरे एमपी बोर्ड 11 के प्यारे प्यारे बच्चों, मेरा नाम है आकाश और आपका स्वागत है रिविहान के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और आज हम कवर करने वाले हैं आपके इंग्लिश का सबसे बड़ा पेन पॉइंट, जहां पे आपको सबसे ज्यादा तकलीफ होती है और बड़ी ही छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती हैं जिनके कारण बड़े बड़े मार्क्स गवा देते हो। वो क्या है? वो है आपका ग्रामर। और सच में बच्चों, आज हम इतने आसान तरीके से पढ़ेंगे और बिल्कुल एग्जाम को ध्यान में रखते हुए पढ़ेंगे। परीक्षा के लिए कितना जरूरी है इस वक्त पे उस हिसाब से पढ़ेंगे, क्योंकि 2 मार्च को है भाई साहब एग्जाम। और इसके लिए जो सबसे ज्यादा आवश्यक है वो है भाई साहब जल्द से जल्द एक ऐसी मजबूत तैयारी कर ली जाए कि एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म करें। अब आप सोचेंगे कि सर क्यों इतना जरूरी है 11th? बच्चों 11th उतना ही जरूरी है जितना कि 12th। बस ये है कि ये बस एक स्टेप दूर हो आप स्कूली जीवन को अपने खत्म करने को 12th में जाने के लिए। पर इंग्लिश को, खास तौर पे इंग्लिश के कोर्स में आप एक बात समझ सकते हो कि जितना कुछ भी आप 11th में पढ़ने वाले हो वो सब कुछ जस का तस आपके काम आएगा 12th में। तो अब इसमें एक बात समझने लायक है कि जब ये सब कुछ ही आपके काम में आने वाला है, तो जब वहां जाके उस पे पछताएं और उसे याद करें, उस मोमेंट पे सोचे यार पहले पढ़ लिया होता, ये सब याद क्यों नहीं है और ढेर सारी बातें, उससे बेहतर ये क्यों ना हो कि भाई साहब इसको इसी साल इसी महीने ठिकाने लगा दिया जाए। क्या इरादा है आपका? देखिए, ये आपके सिंपली ए एंड दा आने हैं, ठीक है। एनी, सम, मैनी, ये क्या है? अपने डिटरमाइनर्स हैं। और फिर अपने मॉडल वर्ब्स वगैरह सब कुछ यहाँ पे जस का तस दिया गया है। और फिर अपने कौन से डूएस डायरेक्टेड आते हैं, 6 आते हैं, 5 आ रहे हैं, ठीक है। एनी 5 करने, एनी 6 करने, 6 आते हैं, कभी कभी 7 भी आते हैं जिनमें से आपको 5 करने होते हैं। तो बेसिकली इनका जो भी स्ट्रक्चर है वो बहुत अच्छे से आपको समझा दिया जाएगा इस वीडियो में, ये मेरा वादा है। और इसके अलावा मैं आपको सलाह ये भी दूंगा, जब इसमें हम पूरे तरीके से पढ़ लेंगे तो जरूर जाके देखिएगा क्लास 12th ग्रामर का वीडियो। मैं आपको बता रहा हूं, क्लास 12th ग्रामर का वीडियो आप बिल्कुल देख सकते हैं, क्योंकि सिलेबस लगभग सेम है। कहां है? लगभग सेम है। तो YouTube पर वैसे भी बहुत कमाल का वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है, नंबर 1 वीडियो है। तो उस पे भी जाके अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि और कितनी तैयारी की आवश्यकता है कि हम जाके बहुत बेहतर कर सके। कहां? 12th में। तो YouTube पे क्लास 12th ग्रामर में हमें जाके जरूर देखना है रिविहान पे वीडियो, ताकि हम जब इस वीडियो को कंप्लीट कर लें तो और भी अगर कोई डाउट्स हो तो वो सब चीजें भी वहां आपको और एडवांस लेवल पे समझ में आ जाएंगी। क्योंकि यहाँ पे हम तैयारी थोड़ी जल्द वाली करने वाले हैं, क्योंकि आपके पास है समय बेहद कम। तो ये इतना समझ लिया, वहां पे भी जाके आप पढ़ोगे, थोड़ा सा बेहतर समझोगे। अब यहाँ पे क्या कवर करने वाले हैं हम? टेंस, आर्टिकल्स, वॉइस, प्रीपोजिशन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, वर्ब, डिटरमाइनर्स, नरेशन, कंजंक्शन और मॉडल्स, ये सब हम यहाँ पे करने वाले हैं, ठीक है। अब सबसे पहले भैया कहां चलेंगे? सबसे पहले टेंस समझ लेते हैं। टेंस क्यों समझा जाता है? टेंस बच्चों इसलिए समझा जाता है क्योंकि पूरा जो खेल है, चाहे आप इंग्लिश के किसी भी कोने में चले जाओ, चाहे आपका वो कौन सा, चाहे वो आपका लिटरेचर सेक्शन हो, चाहे वो आपका पैसेज का सेक्शन हो, ठीक है, चाहे वो आपका राइटिंग स्किल का सेक्शन हो, सब किस बारे में भाई साहब? सब अल्टीमेटली है तो सेंटेंसेस का खेलना। सेंटेंस मेकिंग आपके हर जगह ही काम आएगी। सेंटेंस मेकिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और उसके लिए जो ग्रामर की सख्त आवश्यकता है वो आपको यहाँ टेंस से मिलता है, ठीक है। अब सिंपल ये चार्ट बचपन से आपके स्कूल में आके भी कई लोग आते हैं जो बाहर से कई खिलौने बेचने आते हैं, या फिर वो फ्लावर कटिंग वाला भी एक आता था, आर्ट्स एंड क्राफ्ट के, वो सब चीजें। तो ऐसे ही एक ना एक जरूर आया होगा जिन्होंने आपको ये ग्रामर का चार्ट भी बेचने की कोशिश की होगी, जो कि आजकल बहुत रेडिली अवेलेबल है, पर हम तब भी उस पर ध्यान नहीं देते। तो फिर से हम वही चार्ट ले आए, क्योंकि मैं सच बताऊं इतने से ही काम हो जाता है, हर तरीके से पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन बच्चे ध्यान नहीं देते तो एक एक चीज पे जाना पड़ता है। अब सिंपल बात यह है, टेंस अपने कितने हैं? टेंस अपने 3 है। एक है अपना वर्तमान, जिसकी आप चिंता नहीं कर रहे हो।
भूत जो आप ऑलरेडी बिगाड़ चुके हो, और भविष्य जो बिगड़ जाएगा कि अगर आज भी नहीं समझे, ठीक है। और उनमें भी बस 4 टाइप ही होते हैं, कुछ अंतर नहीं है, यही सिंपल समझने की आवश्यकता है। V1 V2 और V3 फॉर्म्स वगैरह की जो चर्चा होती है वही बस हमें समझना है और कुछ भी नहीं समझना है, ठीक है। ये चार्ट आपके लिए होगा भाई साहब एक क्विक रिवीजन, जिसको आप कभी यूज करोगे जब एग्जाम जाने वाले होगे तो एकदम से इसको देख लेना, सब समझ में आ जाएगा। हम चलते हैं यहां, ठीक है। अब यहाँ पे दी गई है डेफिनेशन। डेफिनेशन आपके एग्जाम में बिल्कुल काम में नहीं आने वाली है, क्योंकि अब भाई साहब समय बचा है बेहद कम। तो अब तो टिप्स एंड ट्रिक्स समझो कि कैसे जल्दी से जल्दी एग्जाम में भाई साहब क्वेश्चन सॉल्व किया जा सके। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है भैया? प्रेजेंट सिंपल टेंस को ही इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। ये क्या बताता है? जिस वाक्य से किसी काम का वर्तमान में होना मालूम हो वह होता है भैया अपना प्रेजेंट सिंपल टेंस, इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। पहचान क्या होती है इनकी? डू और डस का प्रयोग होता है। अब यहाँ पे लिखा है ही गोज टू स्कूल। अच्छा, मैं ये बात समझ के चल रहा हूं यहाँ पे कि काफी सारे बच्चों को ये बात पता होगी कि एस और यस का प्रयोग कब होता है। अब इसमें 2-3 चीजें होती है, सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी पता चलता है हमें, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन, ये सब चीजें मायने रखती है। लेकिन अभी सिंपल तरीके से बच्चों ये समझ लीजिए, आपका ही के साथ हो या शी के साथ हो, जनरली एग्जाम में इसी तरीके से, या फिर आपका कोई नाम वाम हो जैसे राम एटसेट्रा, कोई भी नाम वगैरह हो, उनके साथ आपका सिंगुलर एंटिटी है ये, इनके साथ आपका क्या एस यस प्रयोग हो जाता है। लेकिन अपना किन के साथ नहीं होता है? आपके आई के साथ नहीं होता है, यू के साथ नहीं होता है ना। आपका किसके साथ नहीं होता है? वी के साथ नहीं होता है, और आपका किसके साथ नहीं होता है? दे के साथ भी नहीं होता है। भाई प्लूरल भी है और ये सेकंड पर्सन भी, ये सब चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी। और अगर आप एक हिस्सा भी समझ गए इनमें से तो भी आपका काम आसानी से हो जाएगा, आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करोगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? सिंपली सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस एस ऑब्जेक्ट और अदर वर्ब। अब यहाँ लिखा है ही गोज टू स्कूल। अब यहाँ पे आई लिखा होता तो क्या होता? काफी सारे मेरे बच्चे समझ गए होंगे, बोले सर आई गो टू स्कूल होता, बिल्कुल। अच्छा, अब जैसे यहाँ पे इसको सॉल्व कर रहे हैं तो कैसे करेंगे? वह फुटबॉल खेलता है, ही प्लेज फुटबॉल, है ना, ही प्लेज फुटबॉल, बिल्कुल सही। शी भी होता तो हम क्या लिखते हैं? ही शी प्लेज फुटबॉल, ठीक है। तो यहाँ पे हम इस तरीके से इसको समझ गए, ठीक है। अब जैसे अगला आ गया, उसमें क्या होता है? सीधे आ रहा हूं, डेफिनेशन पे ज्यादा ध्यान नहीं दूंगा, आपको मन करे तो पढ़ लेना, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि अल्टीमेटली खेल है एग्जीक्यूशन का। ही इज गोइंग टू स्कूल। अब ये क्या है? कंटिन्यूअस टेंस, कोई चीज हो रही है, हो रही है वो, और कहा? वर्तमान में हो रही है। वह स्कूल जा रहा है, मतलब वह इस वक्त स्कूल जा रहा है। ही इज गोइंग टू स्कूल, ही इज गोइंग टू स्कूल, ही इज गोइंग टू मार्केट, ही इज गोइंग टू प्लेग्राउंड, वो अलग चीज है। अब यहाँ पे आई लिखा होता तो आई के साथ तो एम ही आता, आई के साथ एम आता। यहाँ पे दे लिखा होता या वी लिखा होता तो उसके साथ आर आता। क्यों आता? क्योंकि वह प्लूरल है, तो ये चीज भी पता चलती है हमें। लेकिन हमारी वर्ब के साथ आईएनजी ही लगता, V1 प्लस आईएनजी, इसमें कोई गलती नहीं होती, मिनवा V प्लस आईएनजी लगता और आपका ये सेंटेंस बनता। वह फुटबॉल खेल रहा है, क्या बनेगा ये आपको बताना है। फिर अगला कौन सा होता है? जो हो चुका है, हो चुका है मतलब प्रेजेंट में, लेकिन अब भी जस्ट हुआ है, मतलब ऑलमोस्ट इतनी कम समय सीमा, इतना मतलब अंतर इतना कम है, इतना सूक्ष्म है कि ऐसा लगा प्रेजेंट में बिल्कुल अब भी अभी अभी पूर्ण होने का उसमें पता चलता है हमें तब। ही हैज गॉन टू स्कूल, वह स्कूल जा चुका है, वह स्कूल जा चुका है। तो इसको कैसे करेंगे? सब्जेक्ट प्लस हैज हैव आएगा, याद रखिएगा हैज हैव, क्योंकि V2 V3 में हेड आएगा, क्या आएगा? हेड आएगा। इनके भी बदल जाते हैं टेंस, ठीक है। हैज हैव आ गया, ठीक है। फिर अपना मेन वर्ब आएगा, मेन वर्ब मतलब V3, मेन वर्ब किस फॉर्म में आएगा? V3 फॉर्म में आएगा, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में आएगा। ही हैज गॉन टू स्कूल, वह स्कूल जा चुका है, ये ध्यान रखने योग्य बात, ठीक है। अगली चीज, अब वही चीज हम किस में करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में करेंगे। लेकिन परफेक्ट कंटिन्यूअस में एक बात होती है, और ये आपके डू एज डायरेक्टेड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी से बता देता हूं। जनरली क्वेश्चंस में ऐसा देखा गया है कि जो बोर्ड है वो पीओवी का अर्थ होगा, पॉइंट ऑफ व्यू, नजरिए से, ठीक है। मैं अभी से बता देता हूं, कई जगह यूज करूंगा। तो इसमें भी सेम चीज हो रही है, ठीक है, इसमें सेम चीज हो रही है, मतलब कि ऑलमोस्ट स्ट्रक्चर ऐसा लगता है सेम जा रहा है, लेकिन इसमें हमेशा किसी टाइम का जिक्र होगा, क्योंकि इसमें भी बन तो वही रहा है ना, वह जुलाई से स्कूल जा रहा है, लेकिन से
एक टाइम पीरियड जरूर मेंशन मिलेगा आपको इन जनरल, सिंस या फॉर कुछ भी हो सकता है। वो टाइम पीरियड मतलब किसी टाइम से इसने शुरू किया था और अभी तक कर रहा है, किसी टाइम से कोई चीज शुरू हुई थी और वो अभी तक चल रही है। तो सब्जेक्ट ही, अब हैज हैव आएगा, उसके साथ आपका लग जाएगा बीन। क्या लग जाएगा? बीन लग जाएगा। फिर V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। कठिन था क्या? कुछ भी कठिन है। ही हैज बीन गोइंग टू स्कूल सिंस जुलाई, ही हैज बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस 2 आवर्स। तो हमें समझ में आ गया कि इसका अर्थ हमें मतलब किससे फॉर 2 आवर्स कुछ भी, हमें यह समझ आ गया कि जब भी कोई टाइम का जिक्र हो से कैसे रहा रही आता है, लेकिन साथ में समय का बोध हो, 2 घंटे से भी दिया गया है, सुबह से दिया गया है, तो हम किस चीज का प्रयोग करेंगे भाई साहब? हम प्रयोग करेंगे पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का। और यही सेम रूल्स आप देखेंगे हर जगह यही अपनाने हैं। जैसे सब्जेक्ट प्लस वर्ब, अब यहाँ पे वर्ब वन V1 आता था, यहाँ V2 आ गई। ही गोज टू स्कूल क्या बन गया? ही वेंट टू स्कूल। वह स्कूल जा चुका वह स्कूल गया था, वह स्कूल गया था। ठीक है, सेम आ गया, कुछ अंतर नहीं, ये भी सेम बन जाता है। ही वॉज गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल जा रहा था, वह स्कूल जा रहा था। देखिए था से है से था बन गया, सेम कुछ बदला। अब यहाँ पे क्या बदला है? सिंपली यहाँ V2 था तो यहाँ क्या बदल गया है? आपका इज एम आर अब तब्दील हो गया है वॉज वर में। किसमें? वॉज और वर में। ही वॉज, शी वॉज, दे वर, वी वर, ये अंतर आ गया। ठीक है, जैसे दे और वी के साथ क्योंकि प्लूरल में है तो क्या लगेगा? वर लगेगा। प्लूरल में होता है तो क्या लगता है? वर लगता है। ठीक है, सिंपली कुछ अंतर नहीं है। अब लेकिन V3 जब आ रहा है, V3 के साथ वहां पे क्या लग रहा था? हैज हैव लग रहा था। अब यहां पे लेकिन हैड लगेगा। सिंपली ना हैज देखना है ना हैव देखना है आपको। सिंपली चाहे प्लूरल हो चाहे सिंगुलर हो, दे हैड, दे के साथ भी हेड लगेगा, वी के साथ भी हेड लगेगा और ही के साथ तो हेड लग ही रहा है और फिर आपका V3 लगेगा और आपका काम हो जाएगा। ठीक है, फिर उसी तरीके से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, यहाँ पे क्या होगा? हैज बीन गोइंग टू स्कूल लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? हैज बीन गोइंग टू स्कूल, जो कि गलत है क्योंकि यहाँ पे हैड होना चाहिए। ठीक है, कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल सर ने तुरंत सुधार दिया। यहाँ पे जहां जहां आपके हैज और हैव लग रहे थे वहां आपका हेड लग जाएगा और कुछ अंतर नहीं आएगा। मैं एक और बात बता दूं आपको, बहुत जरूरी। अगर आपने प्रेजेंट सीख लिया, आपने प्रेजेंट सीख लिया तो आप पास्ट टेंस भी सीख चुके हो। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप प्रेजेंट सीख लिया तो आपने पास्ट टेंस भी सीख लिया, क्योंकि थोड़े बहुत चेंजेस हैं, वो भी जरा से ही चेंजेस है लेकिन वो फ्यूचर टेंस में आते हैं। बाकी अगर आपने प्रेजेंट टेंस सीख लिया तो आपने पास्ट टेंस सीख लिया, क्योंकि बस वही स्ट्रक्चर है। हैज हैव की जगह हैड आ जाता है, इज एम आर की जगह वॉज और वर आ जाता है और कुछ अंतर नहीं होता है। ठीक है, लेकिन जब फ्यूचर टेंस की बात होती है तो आपको लग रहा होगा V1 हो गया, V2 हो गया, V3 आएगा। नहीं, V3 का प्रयोग वही होता है। कहां पे? परफेक्ट प्लेस पे होता है। पर यहां पे क्या होगा? अब वह स्कूल जाएगा, अब शैल और विल का प्रयोग होगा और वर्ब का V1 फॉर्म आएगा। कौन सा? V1 फॉर्म आएगा। तो वही बता रहा था, सब्जेक्ट प्लस शैल विल। अपन देख रहे हैं यहाँ पे कि शैल और विल का प्रयोग हो रहा है, V1 हो रहा है, कुछ अंतर नहीं हुआ है, वैसी सेम चीज है। लेकिन इसको आप इस तरीके से भी समझो, विल एक मॉडल वर्ब भी होता है। विल एक मॉडल वर्ब भी होता है। मॉडल वर्ब जब बीच में आ जाता है तो एस और ईएस का काम खत्म हो जाता है। एस और ईएस। यहाँ पे अगर यहाँ पे प्ले भी लिखा होता, ही प्लेस फुटबॉल लिखा होता, अब ही विल प्ले फुटबॉल लिखा है तो उसमें एस और ईएस का काम नहीं आएगा। एस और ईएस का काम नहीं आएगा क्योंकि बीच में क्या है? बीच में एक मॉडल वर्ब है। जब भी मॉडल वर्ब बीच में आ जाती है सब्जेक्ट ओके, तो वहां पे एस और ईएस का काम या फिर कोई भी वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में वो खत्म कर देती है। ठीक है, तो मॉडल वर्ब ने यहाँ पे क्या कर दिया? मॉडल वर्ब बीच में आ गई तो एस और ईएस का काम खत्म हो गया, वो मॉडिफाई नहीं हुई वर्ब। ठीक है, फिर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस सेम चीज, विल शैल आएगा। और अब अपना क्या होगा भैया? पर विल शैल के साथ क्या आ जाएगा? अपना विल शैल के साथ एक और चीज आ जाएगी जो कि होगी वी होगी। क्या होगी? वी। ये आपके लगाने को समझने की बहुत आवश्यकता है कि अपनी तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे होगी, वो होगी वी। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। यहाँ पे भाई साहब मैं स्टार भी लगा देता हूँ। ठीक है, ये बात ध्यान रखना कि विल और शैल के साथ जो नेक्स्ट बिग थिंग यूज होती है वो है हमारा वी। ये अपन को नहीं भूलना। ठीक है, सो सब्जेक्ट शैल विल बी, शैल बी, विल बी, फिर अपना V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। ही विल बी गोइंग टू स्कूल, ये अपना क्या बनेगा? फ्यूचर कंटिन्यूस होगा। अब फ्यूचर परफेक्ट कैसे बनेगा? लेकिन फ्यूचर परफेक्ट कैसे बनेगा? वो ही भाई साहब देखिए, सिंपली प्रेजेंट को याद कीजिए, वही यहाँ पे काम आएगा आपके।
विल के साथ अब हैव लग जाएगा। इसमें सिंपल ही है, वैसे कठिन कुछ खास है नहीं। मुझे समझ नहीं आता कि बच्चे क्यों गलती करते हैं। मैं आपको एक सिंपल ट्रिक बताऊं। कोई भी एक बात लीजिए, जैसे हम कि आई विल डू माई होम, आई हैव डन माई होमवर्क बोला मैंने, ये तो मैंने बोला है प्रेजेंट परफेक्ट में बोला, ठीक है, आई हैव डन माई होमवर्क। अब इसको बोलिए पास्ट परफेक्ट में बोलिए, फिर इसी को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में बोलिए, बनाइए 3-4 सेंटेंस। आप इतने सब परिपक्व हैं कि एआई वगैरह सब आप यूज करना जानते हैं, चेक करिए। ये प्रैक्टिस आप खाली कुछ कुछ सेंटेंसेस उठा के आप खाली ये प्रैक्टिस कर लो, मेरे ख्याल से कुछ एक दिन करो ये प्रैक्टिस, और एक दिन में भी मेरे ख्याल से 2-3 दिन कर लो, और एक एक 1.5 घंटे करो, आपकी इंग्लिश 100 गुना सुधर जाएगी, ये मैं आपको यकीन दिलाता हूं, ठीक है। अब यहाँ पे सब्जेक्ट शेल के साथ हैव आएगा, फिर आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म, और ही विल हैव गॉन टू स्कूल, ही विल हैव गॉन टू स्कूल, वह स्कूल जा चुका होगा, वह स्कूल जा चुका होगा। और उसी तरीके से हमारा कौन सा होता है भाई साहब, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस होता है। अब कुछ नहीं है, सेम चीज के आगे बस बीन लग गया। क्या लग गया भैया? बीन लग गया है। V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर। अब देखिए यहाँ पे भी सेम चीज का प्रयोग हुआ है जैसे वहां पे प्रयोग हुआ था, मैंने बताया था परफेक्ट कंटिन्यूस में कि किसी टाइम से बात हो रही होगी, किसी की टाइम मूवमेंट से, भाई 1 महीने से स्कूल जा रहा होगा, तो एक इसमें जब भी परफेक्ट कंटिन्यूस होगा तो आपको पता होगा एक टाइम फ्रेम जरूर मिलेगा। और ये बहुत आसान तरीका, इससे मदद ये भी होती है कि आप जब क्वेश्चन में इस तरीके से क्वेश्चन सिंस फॉर टाइम आया तो ये समझना आसान हो जाता है कि वहां पे बीन तो लगेगा ही, विन लगेगा। अब वो विन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का होगा, फ्यूचर परफेक्ट, वो बस दिमाग लगाना है। अदर देन दैट आपको सारा कुछ यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे क्या हो गया, हमने टेंस का बहुत अच्छे से यहाँ पे कार्यक्रम समझ लिया है। लेकिन अब अगर कुछ क्वेश्चन सॉल्व हो जाए तो बहुत मजेदार। और अच्छा, क्वेश्चंस के लिए मेरे पास एक कमाल की चीज आपको बताने के लिए है कि जब आप क्वेश्चन कर रहे हो तो आपको एक सिंगली वीडियो पॉज करनी है, मैं हट जाऊंगा, आपको बस आंसर देना है, क्योंकि फिर नेक्स्ट में हम आंसर रिवील कर देंगे, ठीक है। तो समझ गए? चलिए, अब जैसे यहाँ पे जिन जिन लोगों ने, मेरे बच्चों ने वेंट बोला, उनको बहुत बहुत बधाई है। सबसे पहली बात तो वेंट क्यों आएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है जब यस्टरडे का जिक्र ही हो गया है, जब बता दिया गया है कि ये बात कल की है, तो जाहिर सी बात है कि इनमें से कोई प्रयोग होगा ही नहीं। ये अपना दे वेंट टू ए रेस्टोरेंट यस्टरडे आएगा। अच्छा, अब मैंने फिर से वही बात बोली है कि जो प्रैक्टिस मैं आपको करवा रहा हूं आप इससे भी कई गुना ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं, एक एडवांस प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। यूट्यूब पे जाइए और अरी विहान पे हम 12th के वीडियो भी देख सकते हैं, क्योंकि वैसे तो सिमिलर है, थोड़ा सा एडवांस है, लेकिन अगर यहाँ से आप लोग को लगता है कि मैं परिपक्वता है, मुझे ये समझ में आ रहा है, मैं थोड़ा और बेहतर समझना है, सीखना चाहता हूँ, तो यूट्यूब अरी विहान पे जाके सिंपली जाके आप क्या करोगे, आप देखोगे ग्रामर का वीडियो, और उससे आपका काम हो जाएगा, ठीक है। वहां आप जा सकते हो, थोड़ा और एडवांस समझ सकते हो, उसमें और बेहतर क्वेश्चन आंसर्स आपको मिलेंगे और आपका काम बढ़िया से हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले पे चलते हैं। दे डोंट डैश डैश क्रिकेट। अब सिंपली आप लोग समझ गए होंगे, दे डोंट प्ले क्रिकेट। ये क्यों हुआ, दे डोंट प्ले क्रिकेट क्यों हुआ? क्योंकि दे आ गया, डोंट आ गया, बीच में अपना सब आ गया, प्ले है तो दे डू प्ले क्रिकेट भी होता है, या दे प्ले क्रिकेट होता तब भी ऐसा नहीं लगता, तो ये वैसे ही हट जाता। और डोंट के प्लेड तो हो ही नहीं सकता क्योंकि डोंट है ना, डोंट है। फिर ठीक है, फिर प्लेइंग है, दे डोंट प्लेइंग क्रिकेट, तो प्लेइंग क्रिकेट जब कंटिन्यूस का उसमें कोई कार्यक्रम बन ही नहीं रहा है तो भाई कैसे लगेगा। अच्छा, एक और चीज है, वैसे अगर सोचने चले जाओ तो जैसे दे डिड प्ले क्रिकेट होता है, दे डू प्लेड क्रिकेट, ये भी सही है, लेकिन एक बात अक्सर देखी गई है कि अगर लिखा जाएगा तो इस तरीके से ही लिखा जाएगा, जैसे दे डोंट प्ले क्रिकेट, ठीक है। ये आपको सिंपली मैं बता रहा हूं, वो वाला तरीका सही नहीं है, पर हमेशा पता नहीं कैसे काम कर जाता है कि सुनने में भी समझ में आ तो जाता है कि क्या सही है क्या गलत। चलिए, इसमें अगर थोड़े कंफ्यूज हो गए हो तो नेक्स्ट वाला सॉल्व करके दिखाइए। इसका बच्चों आंसर है स्पोकन। अब यही एडवांस मैं पार्ट इसकी बात कर रहा था, जब आपसे कर रहा था कि जो हम पहले से पढ़ाते आ रहे हैं। क्यों है स्पोकन? क्योंकि ये पैसिव वॉइस है, ये पैसिव वॉइस है। पैसिव वॉइस क्यों है ये, अगर आप पैसिव वॉइस हम पढ़ेंगे तब मैं आपसे इस बारे में बात करूंगा। ये सेंटेंस और कुछ ऐसे स्पेशल सेंटेंसेस आपको बोर्ड फेंकता भी है जहां आपको कंफ्यूज कर सके। अक्सर ये देखा गया है, बोर्ड जानबूझ के भी ये हरकतें करता है।
तो आपको वहां परेशान नहीं होना है, क्योंकि कुछ आंसर ऐसे स्पेशलाइज्ड आंसर है, मैं इनको आईएमपी बोलूं या स्पेशल बोलूं, मैं स्पेशल बोलूंगा कि अगर आपको ये पता है तो आपको ये जस के तस भी आ सकते हैं एग्जाम में और आप उन्हें वैसा कर सकते हो, स्पोकन लिख के आगे बढ़ सकते हो और आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, आई डैश डैश एनीथिंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? ठीक है बच्चों, जिन जिन लोगों ने भी बोला है आई हैवंट ईटन सिंस मॉर्निंग, उनको बहुत बहुत बधाइयां। क्यों? अब बताइए, आपको इसका आंसर देना है, क्यों है इसका आंसर ये। ठीक है, आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं भैया, ही डिड द जॉब वेरी वेल, आपको डू एज डायरेक्टेड भी आ गए। देखो, ही डिड द जॉब वेरी वेल, सबसे पहले तो आप सेंटेंस को देख के उसका टेंस पता करो। टेंस क्या है? ये ही डिड द जॉब वेरी वेल, तो सिंपली हमको पता चल गया ये है अपना भाई साहब सिंपल पास्ट है। क्या है? सिंपल पास्ट है। समझ गए आप लोग? सिंपल पास्ट है। अब सिंपल पास्ट को अगर नेगेटिव में बनाना है, अगर सिंपल प्रेजेंट होता तो डोंट लिखते, सिंपल पास्ट है तो डिड नॉट ही लिखेंगे ना, यहाँ पे लिखा ही हुआ है डिड नॉट या डिडेंट, जो भी है। ठीक है, पर जब भी ऐसा होता है आपको एक बात ध्यान रखनी है कि आपका जो बेस वर्ब है, ये जो डिड था, जो हमारे यहाँ पे मेन वर्ब था, अब वो अपने बेस फॉर्म में पहुंच जाएगा। तो डिड नॉट डू हो गया और बाकी का सेंटेंस वैसा का वैसा लिख जाएगा। अच्छा, ये अक्सर देखा गया है। एक बहुत कमाल का क्वेश्चन था, मैं बताता हूं कि ही हैड हिज लंच, ये 12th में था। ठीक है, मैं आपको एक बस क्वेश्चन आपसे यहाँ पे शेयर करना चाहता हूं। अब ये क्वेश्चन जब पूछा गया एग्जाम में और बोला गया इसे किस में बदल दीजिए, इसे पास्ट परफेक्ट में बदल दीजिए, तो पता है उसका आंसर क्या हो गया था? ही हैड हैड हिज लंच। अब मैं इसको आपको यहाँ पे समझाऊंगा नहीं कि क्या हुआ है, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका है कि ये अगर आपको थोड़ा सा एडवांस समझना है तो आप 12th ग्रामर वाला वीडियो जाके देख सकते हो, आपको बहुत बेहतरीन समझ में आएगा। बस मेरे कहने का आशय था कि कंफ्यूजिंग लगा, ही हैड हिज लंच, अब उसका आंसर ही हैड हैड हिज लंच कैसे हो सकता है? ही हैड हिज लंच, तो यही बात हमें यहाँ पे समझनी है कि जब कोई सेंटेंस समझ में ना आए तो उसे थोड़ा चेंज करके देखो। अगर यहाँ पे कुछ और लिखा होता, यहाँ पे क्या लिखा होता? ही प्लेड फुटबॉल, एक सेकंड के लिए देखते हैं। ठीक है, ही प्लेड फुटबॉल। अब ये किस सेंटेंस में है? ये हमारा सिंपल पास्ट में है। क्या सिंपल पास्ट में है सर? इसको अब बदलिए किस में? इसको बदलिए आप नेगेटिव में, ही, ठीक है, डिड नॉट, डिड नॉट तो लगेगा ही सर, बिल्कुल लगेगा, डिड नॉट लगेगा, प्ले फुटबॉल, क्योंकि वो चीज यहां पे आ गई है ना, अपने बेस फॉर्म में पहुंच जाती है। तो आप दूसरे सेंटेंसेस में भी करेंगे, क्योंकि यहाँ डिड और डू साथ में आ गए तो कई बच्चे कंफ्यूज हो जा सकते हैं। लेकिन आप कोई और वर्ब भी रख के देख लीजिए जो सेम नाउ, डू का सेकंड फॉर्म डिड होता है ना, डू डिड डन, पर ये तो नहीं है ना, प्ले का तो यही है। प्लेड जब हमने बदला, जब हमने उसे नेगेटिव में बदला तो ही डिड नॉट प्ले फुटबॉल, ये समझ आ रहा है? तो ये समझ भी आपको आ जाएगा, कोई डरने वाली बात नहीं है, बहुत आसान चीज है। लगता है कठिन, लेकिन टेंस एक बार आप अच्छे से कर लोगे तो आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा। अब आ जाते हैं आई ऑलवेज हेल्प हिम पे। सिंपली पास्ट परफेक्ट में बदलना है, पास्ट परफेक्ट में बदलना है तो हेड तो आएगा ही आएगा, तो भैया हेड आ गया। ठीक है, उसके बाद क्या? उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, और हेल्प के थर्ड में वर्ब फॉर्म क्या है? हेल्प्ड है। तो आई हैड ऑलवेज हेल्ड हिम, आई हैड ऑलवेज हेल्ड हिम, ये आपका आंसर हो गया। यू डिड इट चेंज इनटू नेगेटिव, यू डिड नॉट डू इट, यू डिड, मैंने देखा भी नहीं, मैंने देखा भी नहीं, और आपको भी वहां से ये बात समझ में आ गई थी, तो आप लोगों ने मन में आंसर सोच लिया होगा। वी लर्न इंग्लिश, चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट, अब परफेक्ट में बदलना है तो हैज हैव आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव आएगा, और क्या कहते हैं हमारे पास्ट में क्या आएगा? हेड आता है, तो यहाँ पे हैज हैव तो आएगा। अब वी है तो वी क्या है? प्लूरल है, तो हैव तो आना तय है। और लर्न का थर्ड फॉर्म क्या है? लर्नड, वी हैव लर्नड इंग्लिश, और ये आपका यहाँ पे आंसर हो गया। ठीक है, बढ़िया से। अब द चाइल्ड क्राइड फॉर मिल्क, द चाइल्ड क्राइड फॉर मिल्क चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, द चाइल्ड वाज क्राइंग फॉर मिल्क, ये अब भी हमने सारे सॉल्व किए और ये सब आपको आंसर यहाँ पे पता है। चलिए अब चलते हैं भैया हमारी अगली स्लाइड पे, वो है आर्टिकल्स की। आर्टिकल सिंपल खेल है ना यार, कहां कठिन है? ए एन द, इतनी सी बात है क्या? देखते हैं इतनी सी बात है कि नहीं है। सबसे पहली बात एक समझ लीजिए, पहली बात तो ये होते हैं चार, ये मैं आपको 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बता दे रहा हूं, क्योंकि आपको ए एन द जनरली पूछा जाता है, वही रहता है, लेकिन एक जीरो आर्टिकल जैसी चीज भी होती है, पूछी नहीं जाती है, लेकिन सिलेबस का हिस्सा है तो मैं रिस्क नहीं लूंगा, इसलिए पूरा ही बताऊंगा। देखिए, ये आपका क्विक रिवीजन हमने यहाँ पे रखा हुआ है, इससे तुरंत समझ जाओगे मुझे पता है, पर हम आ जाते हैं भैया, क्विक रिवीजन तो आप कर ही लोगे एग्जाम के टाइम पे, लेकिन सबसे आसान तरीका बता रहा हूं आज, किसी भी
ए और एन को पहचानने का। देखिए दा लगभग हर फॉर्म में हर जगह यूज होता है, लेकिन अगर कोई सिंपल सेंटेंस का ए और एन हमें समझना है तो क्या तरीका है, मैंने आपको 100 आईएमपी में भी बताया था। सबसे पहली बात, एक प्रकार के डिटरमाइनर है आर्टिकल्स। पहली बात तो ये समझ लो, डिटरमाइनर क्यों? क्योंकि ए और एन सिंगुलर आइटम के लिए प्रयोग होता है। ए और एन का प्रयोग सिंगुलर आइटम के लिए होता है, ठीक है। इसका प्रयोग सिंगुलर नाउन से पहले होता है, कॉन्सोनेंट साउंड होता है। अब साउंड से मतलब है, मैं आपको अलग से कुछ नहीं समझाऊंगा, आप सभी को पता है कि ऑनेस्ट में आपको पता है एन लगता है ना, ये आपको पता है। एमएलए होता है तो आपको पता है एन लगता है ना। आर होता है तो आपको पता है एन लगता है। यूनियन होगा तो आपको पता है कि एन लगेगा, है ना। एन लगेगा ना? नहीं बच्चों, यहां पर एन नहीं लगेगा, यहां पे ए लगेगा। क्यों? अभी तक क्योंकि बहुत आसान है बेवकूफ बन जाना उस चीज में, क्योंकि आपको पता है साउंड की ही बात है। अल्टीमेटली इट्स ऑल अबाउट साउंड, साउंड की बात है ना। ये आपका जो साउंड का चिन्ह बना रहता है, साउंड का खेल है पूरा, ठीक है। अब साउंड वाल होते हैं 5, बाकी कॉन्सोनेंट होते हैं हमारे, ठीक है। ये हमें सबको पता है ये बात। अब एक बात समझिए, बहुत सारे ऐसे शब्द जिनमें आप कंफ्यूज हो सकते हो, जैसे आप यूनियन पे कंफ्यूज हुए, तो सबसे सिंपल आइडिया बता रहा हूं, ज्यादा समय नहीं लूंगा। का से ज्ञा तक आपके जो भी वर्ण होते हैं, अगर उन हिंदी में लिखने में उनसे आपका वर्ड शुरू हो रहा है तो आपको क्या लगाना है, आप उसको आसानी से समझ सकते हो कि वो ए है। और अगर उनसे वर्ड शुरू नहीं हो रहा है, आ से लेके आ तक की बात है, तो एन लगेगा। अब देखना सिंपल बताता हूं, का कोई भी उठा लो, ठीक है। आप उठा लो, ये का से ज्ञा तक यूनियन पे क्यों नहीं लगा? क्योंकि यूनियन कैसे लिखते हैं? यूनियन या से लिखते हैं, ठीक है। यूनियन तो नहीं लिखते हैं। अच्छा, एमएलए पे क्यों लगा? अब एमएलए लिखूंगा तो ऐसे ही लिखूंगा ना, एम एल ए, ठीक है। एम ए से शुरू हुआ, ए से शुरू हुआ, ठीक है। ऑनेस्ट ओ से शुरू होता है, आवर आ से शुरू होता है। तो आप यहां पे क्या समझे कि कुछ भी नहीं बनता हो भैया, अगर बिल्कुल भी कंफ्यूज हो जाओ तो भी ये चीज आपकी हमेशा मदद करेगी। अच्छा चलो एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, ये बताओ इसका क्या होगा। और जिन जिन ने भी सोचा है इसके लिए एन होगा भैया, ये देखो यूरोपियन ऐसे ही लिखते हैं ना, आप अपने ज्योग्राफी में लिखते होगे ना यूरोपियन। तो ये देखो या से शुरू हुआ, इसलिए यहाँ पे क्या प्रयोग होता है, यहाँ पे ए प्रयोग होता है। तो ये भाई साहब इतना जो समझ गया उसका काम हो गया, उसको कोई टच नहीं कर सकता भाई साहब ए और एन को लेके, ठीक है। अब चलते हैं भैया अगली स्लाइड पे। अब समझ लेते हैं दा को। अब दा में भी वही, वैसे तो देखा जाए वही सब चीजों का प्रयोग है, लेकिन क्या है, ए और एन समझने के बाद भी कुछ फायदा खास होता नहीं है, क्योंकि दा तो कहीं भी आ सकता है। क्या कहीं भी आ सकता है? नहीं आता वैसे तो। जब प्रयोग तब होता है जब किसी विशेष या निश्चित व्यक्ति, अब देखो ए और एन में क्या था भैया, नॉन स्पेसिफिक था। क्या था? नॉन स्पेसिफिक था, मतलब कोई आम वस्तु थी, आम चीजों की बात हो रही थी, इसलिए ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन दा में स्पेसिफिक का मतलब है और नोन का मतलब भी है। नोन कैसे होता है बताता हूं। नोन यानी किसी चीज को अगर डिफाइन कर दिया जाए, कैपिटल्स में लिख रहा हूं डिफाइन, याद रखना क्लॉज व्लॉज सब यहाँ पे काम आने वाला है। डिफाइन कैसे होता है कोई चीज, सिंपली पहले तो ये देखो, निश्चित वस्तु के साथ लगते हैं, पहले ये समझ लेते हैं। अकेली चीजें क्या है, जैसे सन मून के साथ लगता है, एक लौती चीजें हैं। यूनिक क्या है, ये चीजें क्या है, यूनिक है। यूनिक चीजों के साथ भी प्रयोग होता है, ठीक है। तो ये चीजें क्या है, यूनिक है। प्रसिद्ध स्थान ग्वालियर फोर्ट, द गीता, इनके साथ नदियां, समुद्र हो गए, शिप्रा रिवर हो गई, इंडियन ओशन हो गई, द गंगा हो गई। ये काफी क्वेश्चन इस साल फंसे भी हमारे, हमने बहुत कमाल का रिजल्ट जो हमारा 12th का है, भगवान करे अभी तक। पर जो क्वेश्चन आंसर इससे काफी गए, आर्टिकल से हमने काफी अच्छे क्वेश्चन आंसर्स दिए। जो 12th में अभी पेपर आया बोर्ड का, उसमें काफी अच्छे क्वेश्चन आंसर्स यहाँ से फंसे थे। अब यहां पे जो एक इंपॉर्टेंट चीज आपको समझनी है, सुपरलेटिव डिग्री के पहले हमेशा दा लगेगा। सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है, आप 12th में पढ़ोगे। 3 डिग्री होती है अपनी, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। पॉजिटिव क्या होती है, जब कंपैरिजन नहीं होता है। पॉजिटिव कंपैरिजन क्या होता है भैया, आप अच्छे हो, आप अच्छे हो, ये पॉजिटिव कंपैरिजन। आपने किसी से कुछ बोला नहीं बोला, पर एक बात आपने एक तारीफ की। कंपैरेटिव क्या होता है, तुलनात्मक, आप इससे अच्छे हो, वो कंपैरेटिव हो गया। और फिर तीसरा क्या होता है, आप सबसे अच्छे हो, वो है सुपरलेटिव। जब आप बोलते हो किसी को बिल्कुल सबसे अच्छा, तो एक यूनिकनेस की बात हो गई ना।
तो वहां पे हमेशा स्मार्टेस्ट जब लिखा हो या मोस्ट के बाद कोई एडजेक्टिव लिखा हो, मोस्ट के बाद कोई एडजेक्टिव लिखा हो तो हमेशा पहले क्या आएगा, द आएगा। ठीक है, अब इसका प्रयोग काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों प्रकार के नाउन के साथ किया जा सकता है। द स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास आर वेरी ब्राइट। अब देखो एक कमाल की चीज, ये सब समझ गए, यहां पे रह गई मेन बात, और ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं। आई लाइक द मूवी वी वॉच्ड यस्टरडे। इसकी विशेषता बता दी, मूवी को डिफाइन कर दिया कि मूवी जो हमने कल देखी थी। आई लाइक वॉचिंग मूवीज लिखा होता तो देखो कोई आर्टिकल प्रयोग नहीं हो, वैसे तो जनरली मतलब वो आर्टिकल प्रयोग नहीं हो सकता ना, आई लाइक वॉचिंग मूवीज। आई सॉ अ बॉय, आई सॉ अ बॉय, मैंने एक लड़का देखा, तो लड़का एक कॉमन सी चीज है ना। द बॉय वॉज वेयरिंग रेड शर्ट, क्योंकि अब लड़का डिफाइन हो गया है, लड़का हो गया डिफाइन। इनफैक्ट एक चीज और याद रखना, सिंपली एक चीज अगर ये सिंगल सेंटेंस की तरह देखो तो जनरली जब कोई चीज को पहले बताते हैं फिर उसको आगे डिफाइन ही किया जाता है, तब दा लग ही जाता है। ठीक है, आई सॉ अ किंग, देयर वाज अ किंग, द किंग वाज काइंड। अभी आपको एग्जांपल दिखेगा, एक राजा हुआ करता था, वह राजा दयालु था, द किंग वाज काइंड। जब वो आगे डिफाइन हुआ तो आपने दा का प्रयोग कर लिया। अभी एग्जांपल्स के साथ समझेंगे, पहले नो आर्टिकल समझ लेते हैं। नो आर्टिकल बेटा सबसे पहले तो ये समझ लो व्यक्ति से देश के नाम के साथ नहीं आते। द राम नहीं होता, द लक्ष्मण नहीं होता, यूनिक पर्सनालिटीज हैं बट उनके साथ नहीं होता। लैंग्वेज और सब्जेक्ट्स के साथ नहीं होता, फ्रेंच के पहले नहीं आएगा, फिजिक्स के पहले नहीं आएगा, इंग्लिश के पहले नहीं आएगा। जनरली आपको आने भी नहीं वाला है उतना, मुझे यकीन है। जनरल अनकाउंटेबल, शुगर इज स्वीट, विजडम इज बेटर, मतलब जो अनकाउंटेबल है या जनरल है उनके साथ नहीं, डेज और मंथ्स के साथ नहीं, और रूटीन प्लेसेस के साथ नहीं, जनरली याद कर सकते हो। वन गोस टू, ये अब आ गए आपके मेन क्वेश्चन जिनको हम समझेंगे। ठीक है, वन गोस टू डैश डैश यूनिवर्सिटी टू रिसीव हायर। चलिए बताइए, वन गोस टू रिसीव हायर एजुकेशन, यहाँ पे में से इसको अपन यहाँ पे लिख देते हैं एजुकेशन। पर मैंने आपको ये चीज शायद पहले ही बता दी, मेरे काफी बच्चों ने सही आंसर दिया होगा, बढ़िया। इसका आंसर है ए और ये हमने सही सॉल्व कर दिया। फिर हिंदी इज वन ऑफ, मैंने अभी आपको बताया है और आपको पता होगा क्योंकि ये सुपरलेटिव है। क्या है ये? सुपरलेटिव है। कंपैरिजन में मोस्ट के साथ अब भी समझाया था, कोई भी आए तो सीधा दा लगा देना दोस्तों और आगे बढ़ जाना, सही आंसर होगा। अर्थ मूव्स राउंड द सन, इसका क्या होगा बताइए, बताइए जल्दी बताइए। बिल्कुल सही मेरे लाल, यही है इसका जवाब, अर्थ। क्योंकि यूनिक है ना यार, अर्थ एक ही है कि दूसरे प्लेनेट भी देखा है कोई। ही गिव मी डैश डैश रुपी नोट, बिल्कुल सही ए, क्योंकि आप साउंड पे रिलाई करोगे ना। अब इसका क्या होता है, साउंड वन होता है ना, ऑन तो नहीं होता है ना, तो ये आंसर इसका नहीं होगा। ठीक है, आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। लेट्स गो टू डैश डैश मार्केट वेयर माय फादर हैज पुट अप स्टॉल। ठीक है, तो इसका क्या होगा भैया, इसका जवाब होगा दा होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया है, डिफाइन हो गया है। क्या हो गया है? डिफाइन हो गया है, इसलिए इसका जवाब ये होगा। अब आ जाते हैं भैया हमारे किस पे, मॉडल वर्ब्स पे। अच्छा, आर्टिकल्स आपको अच्छे से समझ में आए, क्योंकि अभी डिटरमाइनर्स आएगा तब वहां पे भी उसका प्रयोग करेंगे बढ़िया से। ठीक है, मॉडल वर्ब समझ लेते हैं। मॉडल वर्ब क्या करते हैं भैया, मॉडल वर्ब मदद करते हैं हमारी क्या करने के लिए, मॉडल वर्ब हमें दर्शाते हैं किसी चीज की क्षमता, अनुमति, या कह दो भैया ऑब्लिगेशन, जैसे मूड को भी दर्शाते हैं। इन सब चीजों की बात, तो सीधे सीधे मूड बताते हैं कि सब्जेक्ट का वर्ब को लेके क्या मूड है। ठीक है, जैसे सब्जेक्ट के साथ भी बदलते नहीं है। अच्छा, ये बदलते नहीं है, इनके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगती है। जैसे मैं बता रहा था ना, वहां पे गो लगा था तो ही विल गो, वही होगा। विल के साथ V1 ही लगेगा, V2 नहीं लगेगा, ही विल वेंट नहीं। इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगती है। ठीक है, और ये सब्जेक्ट के साथ बदलते भी नहीं है। ही विल्स नहीं हो जाएगा, ही मतलब जैसे मैंने बताया था जहां पे ही विल गो था, तो वहां पे वो गो पे अगर नॉर्मली अपन लिखते तो ही गोज होता, लेकिन ऐसा नहीं, क्योंकि बीच में विल आ गया तो ही विल्स गो हो जाएगा, नहीं। इसके ये सब्जेक्ट के साथ बदलते नहीं है, जैसे हैं वैसे ही रहते हैं। ठीक है, अब एबिलिटी इसमें समझ लेते हैं क्या होता है, इसका क्या खेल होता है। ठीक है, एबिलिटी एंड परमिशन, क्षमता और अनुमति, कैन सकना।
वर्तमान की क्षमता। आप यकीन मानो एग्जाम में जनरली यही पॉइंट से पूछा जाता है, ये भी इसका अर्थ है, इसका भी प्रयोग होता है इनफॉर्मल अनुमति, लेकिन मैं बता रहा हूं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या पूछा जाएगा। आई कैन सॉल्व दिस सम, ये क्या बता रहा है? प्रेजेंटेबिलिटी, कि मैं ये सॉल्व आज की डेट में सॉल्व कर सकता हूं, अभी प्रेजेंट में सॉल्व कर सकता हूं। और इनफॉर्मल अनुमति के लिए भी प्रयोग होता है। अब याद रखना, कभी भी अपने सर से आपने बोला होगा मे आई कम इन, और आपको कहना ही कम इन पूछो, तो आपको वो रोक देंगे कैन आई कम इन पूछने से, क्योंकि वो इनफॉर्मल होता है। मे आई कम इन सही है, तो कैन आई आप यूज नहीं कर सकते क्योंकि वो इनफॉर्मल है। वो दोस्तों के साथ बोल सकते हो कैन आई यूज योर पेन, कैन आई यूज योर बॉटल, ठीक है। कुड का मतलब भी होता है सकना, लेकिन पुरानी क्षमता के तौर पे। इसमें हमेशा आपको क्या मिल जाएगा? साथ में एक ना एक ऐसा आइटम मिल जाएगा जिससे आपको ये चीज समझ आ जाएगी कि ये बात पास्ट की हो रही है। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आपको एक टाइम का स्लॉट मिल रहा था, वैसा यहाँ पे भी मिल ही जाएगा। ही कुड रन फास्ट, वह अपने जवानी के दिनों में तेज दौड़ सकता था। और इसका प्रयोग विनम्र निवेदन के लिए भी होता है, कुड यू हेल्प मी। लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है? ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे भी क्या है? ये इंपॉर्टेंट, क्योंकि यही अंतर को प्रयोग करके आपसे जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है जो आपको कंफ्यूज कर सके, ठीक है। मे यानी क्या होता है? सकना। औपचारिक अनुमति, मे का उपयोग क्या होता है? औपचारिक अनुमति लेने के लिए होता है। औपचारिक अनुमति यहाँ पे इनफॉर्मल था, यहाँ पे फॉर्मल होगा सीधे, मे आई कम इन सर। और भाई साहब एक और इंपॉर्टेंट चीज, फॉर्मल परमिशन तो ठीक है, मजबूत संभावना। अब मे और माइट में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, मे और माइट में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो मैं बता दूं कि मे बड़ा है, मे संभावना ज्यादा दिखाता है और माइट कम दिखाता है। अच्छा एक बात और, मैंने बोला है अरिविहान पे आपके यूट्यूब पे वीडियो डला हुआ है 12th वाला, वो भी जाके देखो, थोड़ी थोड़ी देर के लिए कुछ दिमाग खुलेगा, बेहतर समझ में आएगा, ठीक है। एडवाइस एंड पॉसिबिलिटी, सलाह और संभावना। शुड का क्या अर्थ है? शुड यानी चाहिए, साधारण सलाह या सुझाव के लिए। सबसे अच्छा, सबसे सरल, सबसे प्यारा अपना शुड है, क्योंकि जनरली एडवाइस के लिए ही इसका प्रयोग होता है। और यहाँ पे लिखा ही हुआ है एडवाइस, तो आपको सिंपली कुछ नहीं है, जहां पे भी एडवाइस वाला सेंटेंस आता है वहां पे शुड रख देना है। माइट बहुत कम संभावना के लिए प्रयोग होता है, ही माइट कम बट ही इज वेरी बिजी। तो देखा 20% चांस, मतलब चांसेस में भी ऐसा लिखा है कि मे में अगर 50% है तो माइट में कितना होगा? 20% होगा। ये अपना मे के लिए, ठीक है। फिर और टू का प्रयोग नैतिक कर्तव्य, मोरल ड्यूटी की बात होती है। यहाँ पे किसकी बात होती है? यहाँ पे बात हो जाती है भैया मोरल ड्यूटी की बात हो जाती है। मोरल ड्यूटी कैसे? नैतिक कर्तव्य है अपना, जैसे कुछ काम करना कि हमें बड़ों की सेवा करनी चाहिए। अच्छा, ऑट टू और मस्ट में भी लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, लेकिन ऑट टू का आप बस ये हिंदी मीनिंग अगर समझ गए, एक मोरल ड्यूटी होती है ऑट टू, और मस्ट यानी वो बिल्कुल जो नियमबद्ध बात है। अब ट्रैफिक रूल्स तो फॉलो करना ही करना है ना, वो तो कानूनन चीज है, तो वो चीज अपन को ध्यान में रखनी है। अब जैसे मस्ट कब? नेसेसिटी, जो बहुत ही जरूरी हो और कोई नियम हो सीधा, तो यू मस्ट वेयर अ मास्क इन द हॉस्पिटल, तो नियम है ना, तो इसमें शुड एक सलाह है, ये ध्यान रखना। शुड एक सलाह है, लेकिन मस्ट क्या बताता है? अनिवार्यता बताता है। यू शुड फॉलो ट्रैफिक रूल्स लिखा हो, यू डैश डैश ट्रैफिक रूल्स लिखा हो, और शुड लिखा हो, ऑट टू लिखा हो, और मस्ट लिखा हो, तो आप मस्ट का प्रयोग करोगे। क्योंकि मैं आपको एक बात बता दूं, क्वेश्चन आंसर आपको कंफ्यूज करने के लिए है, बिल्कुल है, लेकिन आपको लॉजिकल भी रहना है। अगर आप लॉजिकल नहीं रहोगे तो आप बहुत जरूरी जरूरी मार्क्स गवा दोगे, ठीक है। अब रिक्वेस्ट और हैबिट, वुड का प्रयोग कब होता है? विनम्र निवेदन या पुरानी आदत बताने के लिए होता है। पुरानी आदत जो अब नहीं है, पुरानी आदत। वुड यू लाइक सम कॉफी, क्या तुम कुछ कॉफी लेना पसंद करोगे? ही वुड प्ले क्रिकेट एवरी संडे, वह हर संडे को क्रिकेट खेलता था। ये पुरानी आदत बताने का हो गया, और ज्यादातर विनम्र निवेदन के लिए भी प्रयोग होता है, और पुरानी आदत का मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया, ठीक है। आई यूज अच्छा, यूज टू भी पुरानी आदत से जो अब नहीं है, पुरानी आदत के लिए प्रयोग होता है जो अब नहीं है। आई यूज टू लिव इन इंदौर, ठीक है। विल का कैसे होगा? विल भविष्य की निश्चित घटनाओं, वादा, प्रॉमिस, दृढ़ निश्चय के लिए प्रयोग होता है भाई साहब। इसके साथ होता है शी विल जॉइन अस टुमारो, मतलब निश्चित है। विल का प्रयोग कब होता है? जब कोई चीज पूर्ण तरीके से निश्चित हो। अब आता है शेल। शेल इन जनरल मैं बता दूं, विल और शेल का प्रयोग वैसे तो आपको वहां पे लगता होगा सेम तरीके से होता होगा, नहीं। शेल का प्रयोग ऑलमोस्ट फॉर्मल टोन में होता है। जब आप किसी फॉर्मल बात कर रहे हो, जैसे यहाँ पे देखना, शेल वी गो फॉर अ पिकनिक, तो एक फॉर्मेलिटी, क्या हमें पिकनिक के लिए जाना चाहिए। विल वी गो फॉर अ पिकनिक, तो वो फॉर्मल नहीं है, इनफॉर्मल है। करेज एंड नेसेसिटी, और जनरली शेल का प्रयोग सुझाव और प्रस्ताव देने के लिए। सुझाव प्रस्ताव क्या होते हैं? बेसिकली क्वेश्चन ही होते हैं ना, कोई कि आप ये फॉलो करो, या प्रस्ताव तो क्वेश्चन ही होता है। तो उन सलीकों में हम शेल का प्रयोग करते हैं। करेज एंड नेसेसिटी में डेयर टू, नीड टू का प्रयोग होता है। साहस दिखाने के लिए हाउ डेयर यू टच माई फोन,
मतलब जब कोई डेयरिंग वाला काम हो, तो मतलब कोई चीज जिसमें आपको साहस दिखाना हो, या फिर नीड का, जब जरूरत के लिए यू नीड नॉट गो देयर, तुम्हें वहां जाने की जरूरत नहीं है। ये आपके एग्जाम के लिए भाई साहब, यहां से आपको सिंपली 2 मिनट का रिवीजन करना है, सुबह उठते ही ये देखना है और एग्जाम देने के लिए भागना है। यहाँ पे सब एग्जाम्पल है, 2 मिनट में समझ जाओगे, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं जाएगी। अब जैसे मैंने वही बात आपसे यहाँ पे पूछी थी, तो इसका आंसर क्या होगा? बोलेंगे सर आप क्या बता रहे हैं, अभी तो पता चल ही गया, मस्ट। ठीक है, बढ़िया बेटो। द वन हु इज वॉन डैश डैश डाई वन डे, इसका आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब, इसका जवाब होगा शेल होगा। वन हु इज बॉर्न शेल डाई वन डे। अच्छा, अब इसमें एक चीज देखा होगा, शेल मैंने बोला था फॉर्मल टोन में प्रयोग होता है, और एक और चीज है, बता मैं आपको बता देता हूं, ये कहावत है। ये कहावत, अच्छा जैसे आपको पता होगा लेस्ट जहां पे आता है, अगर आपको पता है, आपके टीचर्स ने बताया, लेस्ट के साथ शुड का प्रयोग होता है, और जनरली क्वेश्चन ही ये आता है, लेस्ट लिखा रहता है, वो अनलेस इफ की वैसी कहानी है जो अभी हम पढ़ेंगे थोड़ी देर में कंजंक्शन में। तो जहां पे लेस्ट आता है वहां शुड का प्रयोग होता है, तो जनरली क्वेश्चन ही हमेशा आता है लेस्ट यू डू दिस, और मतलब यू शुड, तो वहां पे डैश डैश लगा रहता है, वो शुड लगा के आंसर अपन को मार्क्स मिल जाते हैं। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन है जिनमें कहावत भी आती है, जैसे ऑनेस्टी डैश डैश पॉलिसी, तो ऑनेस्टी वॉज लिखा होगा तो वॉज नहीं लिखोगे ना, क्योंकि वो एक कहावत ही है, वो ऐसी यूज ही होती है। तो जो इंसान पैदा हुआ है वह एक दिन मरेगा, और जनरली फॉर्मल सेंस में आप एक बात समझ सकते हो, अगर किसी को नहीं भी पता है तो मैंने बोला हुआ शेल हमेशा फॉर्मल सेंस में प्रयोग होता है। अब देख, और आप नॉर्मल भी लगा, वन हु इज बॉर्न कुड डाई वन डे, मर सकता है किसी दिन नहीं, कैन, वन हु इज बॉर्न कैन डाई वन डे, ये भी क्षमता ही बताता है। मे शायद मर सकता है, नहीं ना, शेल इट्स फॉर मतलब तय है, क्या है, तय है। बिलो शेल लगभग एक चीज होता है ना, सुझाव प्रस्ताव के लिए इनफॉर्मल सेंस में प्रयोग होता है, लेकिन अल्टीमेटली है क्या, वो एक मॉडल वर्ब है। तो जो आपको, जब आप सेंटेंस बना लेते हो तो भाई साहब प्लीज देखो एक बार कि वो लॉजिकली उसका कुछ अर्थ निकल रहा है या नहीं निकल रहा है। ठीक है, फिर ही डैश डैश स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। अब आप जो मेरे बच्चे कैन बोल रहे हैं उनको बहुत सारी बधाई, क्योंकि ये प्रेजेंट एबिलिटी की ही तो बात हो रही है। शी वर्कड हार्ड बट डैश डैश नॉट पास द एग्जामिनेशन। अब बताइए, तो इसका जवाब क्या होगा? कुड नहीं होगा, क्योंकि ये पास्ट टेंस में बात हो रही है, पास्ट टेंस में बात हो रही है, तो कुड हो जाएगा वहां पे। शुड नॉट, शुड तो एडवाइस के लिए प्रयोग होता है, मे कैन ये प्रयोग होंगे नहीं, यहाँ पे कुड आ जाएगा। चलिए बढ़िया, अब चलते हैं डिटरमाइनर्स की ओर। तो डिटरमाइनर्स क्या करते हैं? डिटरमाइनर्स बेसिक जैसे समझ आ रहा है डिटरमाइन ही करते हैं। डिटरमाइन वह शब्द होते हैं जो नाउन से पहले आकर उसकी संख्या बता दें, उसकी मात्रा बता दें। जनरली अपने जो हम जिस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करते हैं उनमें संख्या और मात्रा का ही खेल होता है, बाकी ये पहले लग के उसकी कई बार दूरी भी बता देते हैं, दिस दैट, ये सब मतलब लगभग डिटरमाइनर्स के ही, मतलब जो हमारा डिटरमाइनर्स होता है उसी के अंतर्गत आते हैं। पर हम जो ज्यादातर पढ़ते हैं वह मात्रा या क्वांटिटी से रिलेटेड बात होती है। ठीक है, अब जैसे सम और एनी है, यहां पे जो समझने वाली बात है वो ज्यादातर जो आपको यहां पे काम में आएगी वो ये है कि आपके लिए मतलब जो कंफ्यूजिंग पेयर्स होते हैं जैसे सम, एनी, मैनी, उन सब पे हम यहां पर बात करेंगे, क्योंकि ये कंफ्यूजिंग पेयर्स होते हैं। जनरली यही क्वेश्चंस में पूछे जाएंगे आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए, पर आज हम वो सब चीज भी यहां पे अच्छे से समझ लेंगे। देखिए सम का प्रयोग कैसे होता है, पहले तो ये बात जान लीजिए, सम पॉजिटिव सेंस में यूज होता है। अब ये बात क्या होती है, क्योंकि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जैसे एनी होता है, वह पॉजिटिव सेंस में यूज नहीं होता है, वह नेगेटिव सेंस, और या फिर क्वेश्चन अगर आप पूछ रहे हो तो क्वेश्चन भी अगर आप किसी से कर रहे हो तो उसमें एक नेगेटिविटी का भाव अवश्य मिलेगा आपको, तो वह जानना बहुत जरूरी है। अच्छा, भाव की बात क्यों कर रहे हैं सर? देखिए बेटा, जैसे जो भी आप कोई किसी भी प्रकार का आप कोई क्वेश्चन कर रहे हैं या कोई चीज पढ़ रहे हैं, तो हर सेंटेंस का एक फील होता है, एक मूड होता है, जैसे हम मॉडल वर्ब्स में समझते हैं, पढ़ते हैं ना, तो वो समझना भी उतना ही आवश्यक है, तभी आप लॉजिकली अप्रोच कर पाओगे ग्रामर को, है ना। तो सम, इसका प्रयोग पॉजिटिव वाक्य में होता है। अब देखना पॉजिटिविटी क्या है। आई हैव सम इंटरेस्टिंग बुक्स टू रीड, ठीक है, सम इंटरेस्टिंग बुक्स टू रीड, सम। अब सम से आशय क्या हो गया है कि कुछ है, मतलब कुछ है, मतलब ऐसा नहीं है कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ का भाव है, लेकिन कुछ पॉजिटिव सेंस में कि मेरे पास कुछ तो है यार, आई हैव समथिंग, है ना, तो ये पॉजिटिविटी का भाव दे रहा है। वहीं पे
नेगेटिव आता है, एनी आता है। डू यू हैव एनी एक्स्ट्रा पेन, डू यू हैव एनी, क्या तुम्हारे पास कोई भी एक्स्ट्रा पेन है? तो एक नेगेटिव कुछ है क्या तुम्हारे पास, मतलब यहाँ पे माना जा रहा है कि शायद नहीं है सामने वाले के पास, अगर सवाल को आप उस तरीके समझो तो। डू यू हैव एनी एक्स्ट्रा पेन, शी डज नॉट हैव एनी डाउट। अब देखना, ये जरूर ध्यान रखना, हमेशा मदद करेगा। नॉट मिल जाए ना जहां पे, वहां पे एनी आने की संभावना बढ़ जाती है। क्या संभावना एनी आने की बढ़ जाती है? क्योंकि नॉट एनी नेगेटिव सेंस में आपके लिए क्वेश्चन आ रहा है, तो वहां पे एनी आने की संभावना बढ़ जाती है। अब वही मच और मैनी होता है, वो कैसे समझेंगे? इसका प्रयोग अनकाउंटेबल, मच का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए होता है और मैनी का प्रयोग काउंटेबल नाउन्स के लिए होता है। अब देखना, हाउ मच वाटर इज लेफ्ट इन द बॉटल, हाउ मच। अब हाउ के साथ अक्सर मच ही आता है, हाउ के साथ अक्सर मच या मैनी आता है, हाउ के साथ सम नहीं आता, हाउ के साथ सम नहीं आता, हाउ के साथ एनी नहीं आता। हाउ के साथ अक्सर आपको, मतलब ज्यादातर, एनी तो खैर हाउ एनी हाउ सम ये नहीं होता है, तो हाउ के साथ अक्सर आप मच या मैनी ही पाओगे। तो आधी जानकारी तो आपकी यहां पे तय हो गई। अच्छा, कुछ मैंने आपको इसी तरीके से मैं बताने की कोशिश करता हूं कि कुछ तो ऐसी टेक्निक्स हैं, कुछ ऐसी जगह ही हैं जो आपको वैसे ही याद कर लेनी चाहिए, ताकि आपको उनमें ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता ना पड़े। अब इतना भी सोचने की जरूरत नहीं है कि अनकाउंटेबल है या फिर काउंटेबल है। आप डायरेक्ट हाउ देखा तो आप मच लगा सकते हो, अगर साथ में एक अनकाउंटेबल नाउन है। वाटर क्या है? अनकाउंटेबल। वाटर आप नाप थोड़ी सकते हो। और यहाँ पे 1 लीटर 2 लीटर की बात नहीं होगी बच्चों, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। तो ये कोई सवाल ना पूछे कॉमेंट में, सर 1 लीटर बॉटल हो तो, 2 लीटर बॉटल हो तो, ठीक है। इसके बाद काउंटेबल, देयर आर मैनी स्टूडेंट्स, देयर आर मैनी स्टूडेंट, जिन्हें गिना जा सके, है ना, जिन्हें गिना जा सके। मेन बात, देयर आर मैनी, बहुत सारे स्टूडेंट्स है क्लास में। अब वैसे ही ईच और कौन होता है? एवरी होता है। अब जनरली ईच और एवरी बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं और बहुत बार तो आते भी नहीं है एक साथ ऑप्शंस में। जैसे या तो ईच होगा या एवरी मिल जाएगा आपको। इससे आपको मदद ये मिलती है क्योंकि इनका जो उपयोग है वो बहुत, मतलब कह सकते हैं कठिन भी है, थोड़ा कंफ्यूजिंग भी बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि लगभग सेम तरीके से ऑपरेट करते हैं जब हम एक समूह के प्रत्येक व्यक्ति या वस्तु पर अलग अलग ध्यान देते हैं। अच्छा, जैसे ईच स्टूडेंट गॉट अ प्राइज, ईच स्टूडेंट गॉट देयर प्राइज रिस्पेक्टिवली, अगर मैं बोलूं तो क्या अर्थ होगा कि हर बच्चे को उसका प्राइज मिला। कोई फर्स्ट आएगा, कोई सेकंड आएगा, कोई थर्ड आएगा, तो उसके अलग अलग प्राइज होंगे। तो ईच, यहां पे हम एक ग्रुप की ही बात करते हैं, लेकिन उस ग्रुप में एक एक इंडिविजुअल को हम एड्रेस करते हैं, उसकी बात करते हैं। वहीं पर जब हम एवरी लगाते हैं तो हम पूरे समूह को एक साथ देखते हैं, बड़ी संख्या के लिए एक साथ देखते हैं। एवरी इंडियन मस्ट रिस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग, ये बात सबके लिए समुचित है, सबके लिए एक जैसी है कि सभी को फ्लैग की, हमारे राष्ट्रीय ध्वज की क्या करनी चाहिए? इज्जत करनी चाहिए, ठीक है। ऑल वर्सेस बोथ, ये बड़ा प्यारा सा सवाल है। जब भी भाई साहब 2 की संख्या हो, तो 2 लोगों को अगर आप एड्रेस कर रहे हो तो आप हमेशा बोथ का प्रयोग करोगे। लेकिन 2 से अगर भैया 1 भी ज्यादा हुआ, 3 4 और आपके n नंबर, तो आप ऑल का प्रयोग करोगे। किसका प्रयोग करोगे? ऑल का प्रयोग करोगे। तो जैसे ही 3 या 3 से ज्यादा के लिए ऑल द स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट टुडे, और 2 स्टूडेंट, बोथ द स्टूडेंट, अगर 2 बच्चों को आप कोचिंग पढ़ा रहे हो तो बोथ द स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट टुडे, वहां पे ऑल स्टूडेंट्स नहीं बोलोगे। जबकि आप बोलोगे सर बोथ है, मतलब जब 2 ही पढ़ते हैं तो वो दोनों हो गए ना, नहीं। सही ग्रामर में 2 लोगों को जब हम बात करते हैं तो हम उनके लिए बोथ का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ईदर वर्सेस नीदर इन ज्यादा आता नहीं है, बट अगर यहाँ पे पढ़ाया गया है, आपके सिलेबस का हिस्सा है। पॉजिटिव चुनाव के लिए हम ईदर यूज करते हैं, आप सभी को पता है, ईदर और यू कैन टेक ईदर बस, आप कोई भी बस ले सकते हो, सभी स्टेशन को जाती है। और जब नेगेटिव चुनाव के लिए होता है, जब दोनों ही चीजें नहीं चुननी होती हैं, तो नीदर ऑफ द टू बॉयज वन द रेस, मतलब दोनों ही लड़के नहीं जीते, ठीक है। नन, कोई भी नहीं। जब संख्या 2 से ज्यादा हो, उनमें से एक भी नहीं कहना हो, ठीक है, तो आप नन का प्रयोग करते हो। मतलब संख्या कितनी भी हो, आप नन का प्रयोग करते हो। पॉइंटर डिटरमाइनर, जैसे कि मैं आपको बता रहा था, पॉइंट करते हैं। ये कैसे बताते हैं? जैसे कोई चीज है पास में है तो बोलेंगे दिस, दूर है तो बोलेंगे डेट। अभी ये प्लूरल में होती तो बोलते दिस, और अगर कहते हैं अगर दूर होती और प्लूरल में होती तो दोस प्रयोग करते। इतना कुछ बड़ी बात नहीं है। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल इसमें सवाल आता है। यहां समझ लोगे तो बहुत अच्छा है, और नहीं समझोगे तो 12th में मुलाकात करोगे ही मुझसे, है ना। और जैसे कि मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि अगर यहां से समझ आ रहा है तो YouTube पे जाके
ट्वेल्थ का भी आप ग्रामर देख सकते हैं, लगभग सिलेबस सेम है, सिर्फ थोड़ा सा एडवांस है, ठीक है। ट्वेल्थ ग्रामर का जो लाइव है, इनफैक्ट मैं बता दूं लाइव सेक्शन में आपको मिल जाएगा, वो आपके लिए काफी काम का हो सकता है। लाइव सेक्शन में जाना है, वहां पे आपको जो ग्रामर मिले उसे पढ़ेंगे तो आपकी काफी मदद हो जाएगी, काफी एडवांस लेवल पे भी आप पढ़ पाएंगे लाइव सेक्शन में जाके, ठीक है। लिटिल अ लिटिल अनकाउंटेबल चीजों के लिए होता है प्रयोग। अनकाउंटेबल चीजों के लिए कैसे होता है प्रयोग? अनकाउंटेबल जैसे हो गया अपना भैया लिटिल यानी होता है, अब देखना सिंपल है, लिटिल फ्यू, पहले तो ये समझ लो लिटिल प्रयोग होता है अनकाउंटेबल के लिए, लिटिल हो चाहे आ लिटिल हो, और फ्यू अ फ्यू इज होता है काउंटेबल के लिए, वही मैनी और मच का अंतर। अब देखना दूसरी चीज, जब लिटिल अकेला हो तो बात हो रही है ना के बराबर। आई हैव लिटिल टाइम टू प्ले, मेरे पास थोड़ा सा समय है, पर यहां पे जो मात्रा है, जैसे मे और माइट हम पढ़ रहे थे जब, तो मैंने बोला था जब मे का प्रयोग हो तो चांसेस ज्यादा होते हैं, माइट का प्रयोग हो तो जो भी चीज की बात हो रही है उसके चांसेस कम होते हैं। वैसे ही जब लिटिल हो तो बात हो रही है कुछ ना के बराबर की, और वहीं पे अगर आ लिटिल लग जाता है तो पॉजिटिव सेंस में, यहां पे ये समझ लो कोई चीज है जैसे 100% में से यहां से 10%, और यहां पे अगर हम बात करें तो 40-50%। मैं परसेंटेज इसलिए लिखा देता हूं ताकि आपको थोड़ा आभास रहे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। तो देखिए, जैसे मैं बोल रहा हूं आई हैव लिटिल टाइम टू प्ले, मेरे पास थोड़ा सा समय है खेलने के लिए, शायद मेरे पास 10-5 मिनट होंगे, मतलब आई हैव अ लिटिल टाइम टू प्ले तो शायद मैं 30 से 40 मिनट की बात कर रहा हूं। तो यही बस अंतर आपको यहां पे समझना है, देयर इज अ लिटिल मिल्क इन द कप, मतलब मिल्क में थोड़ा सा दूध है, तो मतलब है एक क्वांटिटी में। देयर इज लिटिल मिल्क इन द कप अगर मैं बोलूंगा तो बिल्कुल ही जरा सा दूध, अभी ये चाय नहीं बन पाएगी, पर ये है देयर इज ए लिटिल मिल्क इन द कप, मतलब एक आदमी के लिए तो कम से कम चाय बन जाएगी, ऐसे समझिए। फ्यू आ फ्यू कैसे होता है? फ्यू यानी अब यहां पे देखिए लिटिल लिटिल लगे हुए हैं, गलती है, ये फ्यू और ये यहां पे भी फ्यू, ठीक है। अब यहां पे काउंटेबल के लिए प्रयोग होता है, यहां पे हम दूसरे एग्जांपल्स प्रयोग कर लेते हैं एकदम से। चलिए फ्यू के लिए आप एग्जांपल दीजिए। आई हैव, अब मैं बोलूं अगर यहां पे आई हैव फ्यू फ्रेंड्स, आप सभी को समझ में आ रहा है? ठीक है, आई हैव फ्यू फ्रेंड्स। तो इसका अर्थ होगा आई हैव फ्यू फ्रेंड्स का अर्थ होगा मेरे कुछ दोस्त हैं, कम दोस्त हैं, कुछ दोस्त हैं, ठीक है। और वहीं पे अगर मैं यहां पे ए लगा दूं आई है, तो हम पॉजिटिव तरीके से बात कर रहे हैं और क्या कहना चाहते हैं? आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स, मेरे कुछ दोस्त हैं। तो ये बस आ फ्यू और फ्यू का अंतर बस इतना है, ना के बराबर, और मतलब एक पॉजिटिव सेंस में कुछ क्वांटिटी है किसी चीज की, बस इतना याद रखिए। आपको सिर्फ एग्जाम में एक ही चीज याद रखनी है, मैं यहीं पे बता देता हूं, जो लिटिल है, आ लिटिल हो, वो है आपका अनकाउंटेबल, और जो आपका फ्यू है वो प्रयोग होता है आपके काउंटेबल में, क्योंकि एग्जाम में बस इतना ही आएगा, इतने ही समझ गए आप, जो आपका आगे शब्द लिखा हो काउंटेबल अनकाउंटेबल है तो आप आधे से ज्यादा सॉल्व कर दोगे, ठीक है। अब आ जाते हैं भैया क्वेश्चन पे, हैव यू सीन डैश डैश काउ ऑन योर वे, बताइए। तो ठीक है, इसका जवाब होगा एनी। आप सभी को पहले से बताता आ रहा हूं, जब क्वेश्चन के सेंस में यूज होता है तो एनी का प्रयोग होता है। दूसरी चीजें भी काउंटेबल है, तो भाई साहब आपका सम और मच वैसे ज्यादा यूज तो रहने से रहा, फिर आपका बचा मैनी और एनी। तो आपको पता है यहाँ पे जब क्वेश्चन वाली बात होगी तो नेगेटिव सेंस वाली बात होगी तो हम एनी का प्रयोग करेंगे। अगला क्वेश्चन, हाउ डैश डैश स्टोरी डज दिस बुक कंटेन। आप सभी जिन्होंने मैनी चुना है ढेर सारी बधाई है, क्योंकि स्टोरीज काउंटेबल है। हाउ यहाँ पे ज्यादा जरूरत नहीं है, हमने अब भी किया था, इसमें मच है। उसके अलावा डैश 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 द गर्ल हैड टू कैरी द ओन लैंग्वेज, है ना, बिल्कुल सही। जिन्होंने ऑल दिया है उनको बहुत सारी बधाई। देखिए एस भी लगा हुआ है, जब भी ईच और एवरी आता है तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, काउंटेबल नाउन वैसे भी आपके सिंगुलर होते हैं। अब देखो यहाँ पे गर्ल है, एस लगा है, तो आप आसानी से मतलब आइडिया लगा सकते हो, यहाँ पे ऑल लगेगा अपना, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्या है, द डैश डैश क्लास वाज बिजी विद द प्रोजेक्ट, है ना, तो अब इसमें आप क्या लिखोगे? सीधी बात, द होल क्लास वाज बिजी विद द प्रोजेक्ट। अब डिटरमाइनर्स के लिए आपके लिए लास्ट में हमने एक चार्ट लगा के रखा हुआ है। ये क्यों लगा के रखा हुआ है? ताकि भाई साहब आप सभी को पता हो जाए कि जब एंड मूवमेंट हो तो कहां से पढ़ना है। ये चार्ट देख लीजिए, आपका काम आसानी से
हो जाएगा। ठीक है, क्वांटिटेटिव, न्यूमरल, डिस्ट्रीब्यूटिव, इंटेरोगेटिव, रिलेटिव, सारा कुछ यहाँ पे मौजूद है। अब आ गए भाई साहब सबसे मजेदार सेक्शन में, जिसे हम बोलते हैं क्या, प्रीपोजिशंस के लिए। प्रीपोजिशन सबसे मजेदार क्यों होते हैं? क्योंकि आज बिल्कुल जल्दी से जल्दी समझेंगे, बिल्कुल समय लगाने जैसा नहीं है। इनका मतलब होता है, पहली बात ये याद रखना, इन मतलब ऑलरेडी इन। अब ऑलरेडी इन क्यों बोला है ये मैं आपको आगे बताऊंगा। मतलब ऑलरेडी आप किसी चीज के अंदर हो। ठीक है, अब इन का प्रयोग, ऑन का प्रयोग, एट का प्रयोग दो तरीकों से होता है। एक प्लेस के फॉर्म में भी होता है और एक टाइम के फॉर्म में भी होता है। प्लेस के फॉर्म में कैसे होता है? जब भी कोई भाई साहब बड़ा भूभाग की बात हो रही है, एक क्षेत्र की बात हो रही है, वो आपका कमरा भी हो सकता है, वो आपका घर हो सकता है, वो आपका शहर हो सकता है, वो आपका देश हो, वो आपका राज्य, वो आपका देश, वो आपका महाद्वीप, वो आपकी दुनिया। अब ये क्यों बोला मैंने? क्योंकि बड़े स्थान की बात होती है यहाँ पे। जब भी शहर हो, देश हो या बंद जगह, मतलब कहने का मतलब ये है, जैसे कमरा है, चार दीवारी, आप बोलेंगे सर दरवाजा तो खुला हो, उसको मायने नहीं रख रहे हैं, हम बात कर रहे हैं क्षेत्र की बात कर रहे हैं। तो जब आप किसी क्षेत्र के अंदर होते हो तो आप इनका प्रयोग करते हो। जैसे आप बोलोगे आई लिव इन इंडिया, आई लिव ऑन इंडिया नहीं होगा, आई लिव इन इंडिया, उस क्षेत्रफल को बोले। आई एम सिटिंग इन द रूम, मैं रूम के अंदर बैठा हूं। आई एम इन द रूम, मैं रूम के अंदर हूं। ठीक है, यहां पे भी इनका प्रयोग किया। तो बड़े स्थान, आपका शहर, देश या सीधी सीधी एक बंद जगह हो तो आप उसको इन का प्रयोग करोगे। अभी एग्जांपल से समझाऊंगा, बेहतर समझ आएगा। फिर होता है ऑन। ऑन का प्रयोग कब होता है? जब आप किसी सरफेस को छूते हो ऊपर से। अब कहने का अर्थ ये सिर्फ इसमें वर्टिकल सेंस की बात नहीं हो रही कि ये चीज किसी पे वर्टिकली रखी हुई है, तो नहीं। आप देखिए, आई एम, मैं क्या कर रहा हूं? आई एम राइटिंग ऑन द बोर्ड, मैं बोर्ड के ऊपर लिख रहा हूं, बोर्ड की सतह के ऊपर लिख रहा हूं, यहां पे भी ऑन का प्रयोग हो गया। तो बस इस चीज का अर्थ नहीं है ऑन। ऑन का मतलब जब किसी भी सतह को आप ऊपर से छूते हो तो वो ऑन हो जाता है। ठीक है, फिर एट क्या होता है? निश्चित बिंदु की बात होती है। निश्चित बिंदु, पता, आई लिव एट दिस प्लेस, है ना। आई एम एट योर डोर, मैं तुम्हारे दरवाजे पे ऊपर नहीं बैठा हूं, इसका मतलब ये बस मैं तुम्हारे दरवाजे पे एक फिक्स पॉइंट बताते हैं। जब हम प्लेस के तरीके में, तब हम एट का प्रयोग करते हैं। अच्छा, अब देखिए, आई लिव इन भोपाल लिखा है, इसका अर्थ क्या है? वह भोपाल में रहता है। आई लिव इन भोपाल। अब आई लिव ऑन भोपाल नहीं लिखा, आई लिव एट भोपाल नहीं लिखा, क्योंकि एक बंद जगह, बड़े स्थान की बात हो रही है, तो इन लिखा गया है। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लोगों के लिए बहुत कंफ्यूजिंग होता है, लेकिन सबसे आसान है, सीधी बात, इनका प्रयोग होता है महीने, साल, सुबह, शाम के लिए, जब हम दिन बताते हैं। ठीक है, अब ये क्या होता है? इसमें समय अवधि निश्चित नहीं है। इस मतलब सॉरी, इसमें बस एक समय अवधि की बात होती है, किसी निश्चित समय की बात नहीं होती। जैसे मैं आपसे बोलूं कि स्कूल विल हैव एनुअल फंक्शन इन जनवरी। स्कूल विल हैव एनुअल फंक्शन इन जनवरी। स्कूल में एनुअल फंक्शन कब होगा? जनवरी में होगा। या फिर स्कूल विल हैव एनुअल फंक्शन इन 2026। स्कूल में एनुअल फंक्शन 2026 में होगा। ठीक है, अब सीधे ठीक है, आई विल कम, आई विल गो टू लंदन। टू भी एक भाई साहब प्रपोजिशन होती है, बताएंगे, टू इन जनवरी। ठीक है, आई विल गो टू लंदन इन जनवरी। ठीक है, जनवरी लिख लो, या फिर लिख लो आई विल गो टू लंदन इन 2027। ठीक है, ये भी लिख लो, या फिर आई विल गो टू लंदन इन मॉर्निंग लिख दो। तो आपको कोई निश्चित चीज पता चली? नहीं पता चली। अगर यहीं पे मैं लिख देता, यहां पे इनका प्रयोग हुआ, ठीक है, क्योंकि एक समय अवधि है। जनवरी में 31 दिन होते हैं, 2027 में 365 दिन होंगे। मॉर्निंग भी एक समय का पूरा काल होता है, वहां पे नहीं पता एग्जैक्ट। लेकिन वहीं पे अगर मैं लिख दूं आई विल गो टू लंदन ऑन 26 जैन, इन हटा दिया, क्या लिखा? ऑन, क्योंकि भाई साहब एक निश्चित तारीख आ गई है। तारीख में ऑन का प्रयोग होता है, एक निश्चित दिन में। आई विल गो टू लंदन ऑन मंडे, मैं मंडे को जाऊंगा। ठीक है, तो हमें क्या ऑन का समझ में आ गया और इनका समझ में आ गया। अच्छा, यहाँ पे एक और होता है, ओकेशन भी माना जाता है। ओकेशन का क्या अर्थ होता है? आई विल गो टू लंदन ऑन दिवाली, मैं दिवाली पे जाऊंगा। आई विल गो टू लंदन ऑन दिवाली। तो इस तरीके से हमें क्या समझ में आ गया कि इनका प्रयोग कैसे होता है टाइम के सेंस में, ऑन का प्रयोग कैसे होता है। फिर उसके बाद आ जाता है भैया सटीक समय। सटीक समय एट में प्रयोग होता है। इसमें कुछ नहीं समझना है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। एट 8 o'clock, एट 9 o'clock, एट 6 o'clock, एट 8 AM,
यहाँ पे लिखा हुआ है ना, तो इसको बस इसी तरीके से प्रयोग करेंगे, कुछ नहीं। और देखिए मंडे के पहले क्या लिखा है, ऑन, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी बता दीजिए जब निश्चित दिन होगा तब हम प्रयोग करेंगे ऑन का, ठीक है। अब आ गए स्टैटिक पोजीशन, अभी बताया था ऑलरेडी, इन बताया था, इन का अंतर बताया था। अब भाई साहब जब इनको इनटू बोलते हैं, क्योंकि एग्जाम में अक्सर ये चीज आती है, आपको मैंने बताया है, और अच्छे समझना हो बढ़िया से यूट्यूब पे जाके लाइव वाली सेक्शन में हम जाके ग्रामर पढ़ लेंगे, थोड़ा सा और एडवांस क्वेश्चंस मिलेंगे, थोड़े सेम भी होंगे क्योंकि लगभग सेम ही है सिलेबस, तो उसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो वहां से जाके भी पढ़ सकते हैं। फिर तो यहां आ जाते हैं इनटू। इनटू का अर्थ क्या होता है, इनका अर्थ क्या था, इनको कैसे प्रयोग किया था, ऑलरेडी इन। इनटू मतलब होता है भैया मूवमेंट, इनटू मतलब क्या होता है, इनटू मतलब होता है मूवमेंट, कोई चीज यहां से उठ के किसी चीज में जा रही है, ठीक है। ही जम्प्ड इनटू द पूल, ही जम्प्ड इनटू द पूल होगा क्योंकि उसने मूवमेंट किया और मूवमेंट करके वह पूल में गया, तो ही जम्प्ड इनटू द पूल होगा। सही है, समझ आ रहा है, ये मूवमेंट का खेल है। इनका मतलब होता है पहले से अंदर, ऑलरेडी इन स्थिर तौर पे, द कैट इज इन द रूम, बाहर से अंदर गति, द कैट जम्प्ड इनटू द रूम, रूम के अंदर जंप मार के आई, तो वो क्या हो गया, इनटू हो गया। ऑन टू इन जनरल आपको आता नहीं है, लेकिन ऑन पे सतह पे रखा हुआ सीधा होता है, और ऑन टू का मतलब गति करके किसी सतह पे जाना था। कैट जम्प्ड ऑन टू द सोफा, अब कोई चीज मतलब नीचे से उठ के वो सोफा की सरफेस पे चली गई, ऊपर चली गई है ना, कैट जम्प्ड ऑन टू द सरफेस ऑफ सोफा। अब पूल अंदर साइड होता है, थोड़ा बहुत ये भी आप लॉजिक लगा सकते हो, सोफा की सरफेस होती है तो वो कैट जम्प्ड ऑन टू द सोफा, आपकी जमीन वाली सरफेस छोड़ के वो सोफा की सरफेस पे बिल्ली कूद गई, ठीक है। फिर अब और बिलो, अब और ओवर और अंडर, सिंपल देखो, ओवर और अंडर में भी लोग मात खाते हैं, अब और बिलो में भी मात खाते हैं, इन सब में बहुत आदमी परेशान रहता है। मैं आपको सिंपली समझा देता हूं, कोई जरूरत नहीं है। अच्छा अब और ओवर का समझना है हमें, ठीक है। जनरली ये सेंस में आपको बता दूं, ओवर और अंडर इतने नहीं आते हैं, अब और बिलो बहुत ज्यादा आते हैं, तो उनका प्रयोग समझना बहुत आवश्यक है। इनफैक्ट इन चारों को एक ही दृष्टि से देखें तो आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा, ठीक है। अंडर और बिलो, ठीक नीचे या ढका हुआ, अंडर का अर्थ है ठीक नीचे या ढका हुआ, मतलब सीधी सी बात है कि जैसे अगर आप समझ लो ये चेयर है या टेबल है, समझ लो टेबल, समझ लो इसको, टेबल बनाते भी नहीं बनती है सर से, कोई बात नहीं, माफ करेंगे लोग, ठीक है। जैसे ये टेबल है, एक सेकंड के लिए इसको समझ लेते हैं, टेबल है, इसके चार, ठीक है, टेबल है, और यहाँ पे आपका बैग रखा हुआ है, ठीक, कुछ भी रखा हुआ है, कप रखा हुआ है, ठीक है। तो द कप इज अंडर द चेयर, द कप इज अंडर द टेबल, ठीक है। तो ये साफ साफ तौर पे कप को क्या है, कवर करके रखा हुआ है इस टेबल ने, सीधे उसके नीचे स्थिर पोजीशन में है, तो ये क्या हो गया, अंडर हो गया। फिर बिलो यानी होता है निचले स्तर पे। अब जैसे यहां लिखा है द रिवर फ्लोज बिलो द ब्रिज, तो भाई साहब रिवर पूरी ब्रिज के अंडर तो नहीं है ना, रिवर तो ऐसी चलती आती है, और ये उसके ऊपर अगर ब्रिज बना भी दिया तो क्या है, रिवर तो चलती हुई आ रही है, ठीक है। जैसे आप एक मैच अच्छा एग्जांपल मुझे लगता है क्या होता है, जैसे ये होते हैं बड़े बड़े पहाड़, बड़े बड़े पहाड़ होते हैं और फिर नीचे होती हैं वादियां, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, द वैलीज आर बिलो द हिल, द वैलीज आर, वादियां जो है बिलो द हिल है। तो क्या है, पहाड़ इनको साफ तौर पे नहीं ढके हुए हैं, लेकिन अगर रिलेटिव पोजीशन देखी जाए, जैसे ये है, सिंपली बताता हूं कि द पेन इज अंडर द पाम, पाम मतलब हाथ की हथेली, द पेन इज अंडर पाम। अब ये देखो, द पेन इज बिलो द पाम, अब देखिए साफ अंडर तो नहीं है, लेकिन रिलेटिव पोजीशन में पेन इससे नीचे है, तो वो हो गया बिलो, तो वो हम क्या समझेंगे, निचले स्तर पर। अब ओवर और अब क्या होता है, देखो भैया, अब तो मतलब साफ समझ जाओ, अब होता है ऊंचे स्तर पर बिना छुए हुए, द क्लाउड इज अबव द ट्री, मतलब वो होते हैं एक स्टैटिक पोजीशन में खड़े हुए क्लाउड्स हैं, और मतलब उसको बस बता रहे हैं ऊंचे स्तर पर है, ठीक है। लेकिन ओवर का जनरली प्रयोग होता है जब कोई चीज ऊपर से गुजरती है या ढकती है किसी चीज को। अब ढकना ऊपर से, जैसे लिड लगा दी आपने, मतलब अपने कुकर में लिड लगा दी है ना, ऊपर से लगा दी, तो उसने उसको ढक लिया ऊपर से, क्या कर दिया, ऊपर से ढक लिया, पोजीशन बहुत मायने रखती है, ठीक है, और उसको ढक लिया। या फिर ऊपर से गुजरना, द वर्ड फ्लू ओवर द हाउस, अब वर्ड तो अब नहीं है ना, क्योंकि वह वहां पे ऐसे स्टैटिक पोजीशन में तो नहीं रहेगी, वर्ड फ्लू ओवर द हाउस, एरोप्लेन फ्लू ओवर द रेड फोर्ट, ये सब
तो ऊपर से गुजरना, तो वहां पे ओवर का प्रयोग करते हैं। बस वही अंतर आप ऐसा कुछ समझ लीजिए जैसे इन और इनटू का अंतर था कि यहाँ पे स्टैटिक पोजीशन में हम ऊपर वाले मतलब अबव और ओवर की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं भैया अगले, टू वर्ड से टोबा, सबसे सरल सबसे अच्छा। टू वर्ड से टू वर्ड्स में क्या होता है? टू यानी भैया जब मंजिल तय हो, जैसे आपकी मंजिल तय होना चाहिए। अब यहाँ पे लिखा है आई एम गोइंग टू द बैंक, तो इसका अर्थ ये है कि वह इंसान जो भी है वह बैंक जा रहा है। पर अगर टूवर्ड्स लिखा है तो वह सिर्फ उस दिशा में जा रहा है, मंजिल कुछ भी हो सकती है। जैसे यहाँ पे लिखा होता है आई एम गोइंग टूवर्ड्स द बैंक होता, तो वह बैंक की ओर जा रहा है, लेकिन पक्का नहीं है बैंक जाएगा, कहीं और जा रहा है। टूवर्ड्स यानी उस दिशा में जाना, और टू यानी उस जगह पे जाना, ज्यादा कुछ समझने लायक नहीं। अब होता है फॉर, सिंस, फ्रॉम होता है। ठीक है, फॉर, सिंस, फ्रॉम होता है। तो आप एक बात समझिए, फॉर यानी समय की कुल लंबाई, समय की कुल लंबाई होती है फॉर। मतलब यहाँ पे आपको डिजिट मिल जाएगी, क्या मिल जाएगी? यूनिट मिल जाए, नहीं सॉरी, यहाँ पे आपको यूनिट मिलेगी। यूनिट क्या है? आवर्स की, आवर्स, ईयर्स, मंथ्स, और आपको एक डिजिट मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? डिजिट मिल जाएगी। अब डिजिट, फॉर के पहले तो डिजिट मिल ही जाएगी। 4 ईयर्स, 5 मंथ, 6 आवर्स, ये सब आपको यहाँ पे मिलेगा। तो ये डिजिट मिल गई, यूनिट मिल गई, वहां पे फॉल लगता है, क्योंकि सिंस में जनरली मिलती है, सिंस में भी ये सब चीजें मिलती हैं। लेकिन जैसे ईयर लगा होगा तो सिंस 2 इयर्स नहीं होगा, सिंस 2023, मतलब उस ईयर का मेंशन होगा। अब यहाँ पे क्या लिखा है? इट हैज बीन रेनिंग सिंस 2022 लिख दो अगर, है ना। इट हैज बीन रेनिंग, तो सिंस मतलब उस पॉइंट से। आप आज समझ लो 2022 से हो रही है, 2026 हो गए, रेनिंग की बात कर रहे हैं। ठीक है, 4 साल हो गए। इट हैज बीन रेनिंग फॉर 4 ईयर्स, ऐसे भी लिख। लेकिन आपको क्या मिल गई यहाँ पे? यहाँ पे आपको डिजिट मिल गई, और ये आपको यूनिट मिल गई, है ना, ये यूनिट मिल गई। लेकिन जब ये होता है तो इसमें इस तरीके से प्रयोग होता है, डायरेक्ट, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम मिलता है। जब सिंस का प्रयोग होता है, काम शुरू होने का निश्चित समय मिलता है। ठीक है, और इसमें निश्चित अवधि मिलती है, जैसे इनमें नहीं मिलती, लेकिन इसमें निश्चित समय अवधि मिलती है। फ्रॉम क्या होता है? शुरुआत बताने के लिए अक्सर, और टू के साथ प्रयोग होता है। फ्रॉम 10 बजे से 8 बजे तक चल रहा था, ये अक्सर अपन प्रयोग करते हैं, तो आपको पता ही है। अच्छा, अब एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा आ गया प्रपोजिशन का, सबसे वैल्यूएबल पार्ट जो मुझे लगता है भैया। सबसे पहले मैं आपसे ये पूछता हूं कि आप जैसे अगर कुर्सी पे बैठ के इस वक्त पढ़ रहे हो, या आपके आसपास कोई कुर्सी है, तो वो किस चीज की बनी हुई है? देख के समझ आ रहा है कि प्लास्टिक की है, कि लकड़ी की है, लोहे की है, जो भी है, चलिए समझिए प्लास्टिक की है। तो भाई साहब आप क्या बोलोगे, दिस चेयर इज मेड फ्रॉम प्लास्टिक या मेड ऑफ प्लास्टिक? आप बोलोगे दिस चेयर इज मेड ऑफ प्लास्टिक या आयरन, यहाँ पे आयरन लिखा है, यहाँ पे प्लास्टिक डाल देते हैं। ठीक है, दिस चेयर में, क्यों? क्योंकि फिजिकल चेंज भर आया, मतलब कोई एक प्लास्टिक का सांचा था, आपको समझ आ रहा है वो चेंज, है ना, वो चेंज दिख रहा है, वो धातु समझ आ रही है ना। क्या समझ आ रही है? धातु समझ आ रही है कि प्लास्टिक है, तो बस आपका काम हो गया। मेड ऑफ होता है, मतलब सीधी बात, जैसे जैसे मिट्टी के गणेश जी हैं, दिस द गणेश जी इज मेड ऑफ पीओपी, है ना, मतलब आजकल बनाए जाते हैं, तो जो मूर्तियां बनाई जाती हैं, अगर आपको समझ आ रहा है, आपको धातु दिख रहा है, जैसे दिस रिंग इज मेड ऑफ सिल्वर, मेड ऑफ गोल्ड, है ना, तो इस तरीके से तो ऑफ का प्रयोग होता है। लेकिन वहीं पे मैं आपसे पूछूं कि भैया जब आपने पहली बार, जब पेपर आपको पता चला कि लकड़ी से बनता है, तो आपको क्या विश्वास हुआ था? नहीं हुआ था, क्योंकि भाई साहब पूरी केमिकल कंपोजिशन ही बदल गई। क्या बदल गई? केमिकल कंपोजिशन। समझ ही नहीं आ रहा कि भैया एसी से बनता है क्या? अब जैसे लिक्विड अपना जो रहता है, मिल्क अपना लिक्विड रहता है, लेकिन पनीर अपना सॉलिड बोल सकते हैं ना, मतलब हाँ वो टूट जाता है सब चीज, लेकिन सॉलिड फॉर्म में। तो अब वो पूरा केमिकल चेंज ही हो गया। तो यही कहने का अर्थ है कि जब चीज पूरी तरीके से बदल जाए, जैसे लिखा हो जूस इज मेड फ्रॉम, दिस जूस इज मेड फ्रॉम ऑरेंज। अब देखिए ऑरेंज आप देखोगे तो एक सॉलिड फ्रूट है, लेकिन उससे क्या लिक्विड जूस निकल रहा है, एक लिक्विड सब्सटेंस बन गया। तो इसी तरीके से सिंपल ये समझ लो कि मेड ऑफ नहीं है तो मेड फ्रॉम लग जाएगा। और मेड ऑफ पहचानना बहुत आसान है, क्योंकि भैया रूप में फिजिकल चेंज बस होती है, धातु समझ में आती है। ठीक है, वाई वर्सेज वाई का प्रयोग कब करते हैं? काम करने वाला। अच्छा, एक और चीज होती है, बड़ा कंफ्यूजिंग होता है लोगों के लिए। अगर मैं आपको बोलूं, अब अच्छा हिंदी अनुवाद यहाँ पे काम नहीं करेगा। आपने कोई कागज काटा, तो आपने किस चीज से काटा? सर मैं हमने कैंची से काटा। अच्छा, तो कैंची से काटा, इसको इंग्लिश में कैसे लिखोगे? आई कट दिस पेपर डैश डैश सीजर। तो आप क्या लिखोगे? बताओ मुझे, क्या लिखोगे? आप क्या लिखोगे? फ्रॉम लिख दोगे क्या? फ्रॉम, क्योंकि यानी से, फ्रॉम का जनरली प्रयोग से के प्रयोग में होता है। क्या ऐसा होगा? ऐसे लिखोगे आप? क्योंकि आप ऐसे लिखोगे तो गलत हो जाएगा मित्रों।
क्यों हो जाएगा मैं बताता हूं। पहली बात तो ये समझ लिए, वाई समझते हैं पहले। काम करने वाला एजेंट, द लेटर वॉज रिटन बाय मीना। ये लेटर किसने लिखा है? एजेंट। हमको बताना पड़ता है किसने काम किया, तो हम वाई का प्रयोग करते हैं। लेकिन मेन आ जाते हैं विथ पे, जो प्रयोग होता है जब भी भाई साहब कोई औजार आ जाए, इंस्ट्रूमेंट आ जाए, है ना, कोई भी इंस्ट्रूमेंट, सीजर हो आपका, पेचकस हो, स्क्रू ड्राइवर, कुछ भी हो, तब आप विथ का प्रयोग करेंगे। शी रोड विद अ पेन, वह पेन से लिखती है, से लिखती है, तो शी रोड फ्रॉम अ पेन होगा? नहीं, विथ, क्योंकि ब्लू पेन एक टूल है, एक इंस्ट्रूमेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। सीजर इंस्ट्रूमेंट है। जब भी इंस्ट्रूमेंट आएंगे तो विथ का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा भैया? विथ का प्रयोग होगा। ये छोटी छोटी चीजें याद रख लोगे तो कुछ भी कोई भाई साहब हाथ नहीं पकड़ पाएगा आपका प्रीपोजिशंस में। ये तो सिंपल ट्रिक्स हैं, बिल्कुल ये तो याद रहने चाहिए, इनमें कोई लॉजिक सेंस नहीं है, बस याद रखने लायक चीज है, ठीक है। फिर आपका आता है विसाइड वर्सेस विसाइड्स। विसाइड यानी बगल में, सिंपली। विसाइड्स का तो कोई लेना देना भी नहीं है, लेकिन बच्चे स्पेलिंग में बहुत कंफ्यूज करते हैं। अभी भी मैंने कई कॉपीज देखी थी जब बच्चों की, हमने यहाँ पे एक स्पेशल फीचर रखा था जब 12th के बच्चों की कॉपी चेकिंग के लिए, तो उसमें हमने देखा था विसाइड्स लिख देते हैं बच्चे, जबकि सही आंसर पता है, लेकिन जस्ट बिकॉज एक स्पेलिंग मिस्टेक कारण। विसाइड से नहीं होता बेटा, के अलावा, और विसाइड है अपना एक्चुअल प्रपोजिशन। सबसे पहले तो ये याद रख लो कि बिसाइड प्रोपोजिशन है, एस लगते ही वो प्रोपोजिशन ही नहीं रहता है। बिसाइड यानी बगल में, कम एंड सिट बिसाइड में, मेरे बाजू में बैठो। बिसाइड से नहीं, के अलावा। बिसाइड हिंदी, हिंदी के अलावा। ही नोज इंग्लिश, तो उसे इंग्लिश भी आती है, तो इस तरीके से समझो, इसको बिल्कुल भी गलत नहीं करना है, ये सही है, ठीक है। अब आ जाते हैं अगले पार्ट पे। बिटवीन वर्सेस अमंग। बिटवीन यानी भाई साहब सिर्फ दो लोगों के बीच की अगर बात होती है, जैसे ऑल, बोथ और नन बता रहा था ना, तो बोथ का उल्टा समझ लो, बोथ मैंने बिटवीन। मेरे कहने का आशय है, जब दो लोग, डिवाइड दिस बिटवीन रवि एंड अमित, दो लोगों के बीच में कोई चीज बांटनी हो या दो लोगों के बीच की कोई बात हो रही है तो बिटवीन का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब दो से ज्यादा हो जाए, जैसे अपने दोस्त होते हैं कि आप सबके बीच की ये बात है, तो आप सबके बीच की बात से मतलब क्या है? अमंग। अब देखो, अमंग दो से ज्यादा के बीच, क्योंकि जाहिर सी बात है, जब दो लोगों के बीच को, सिंपल, कुछ नहीं, ज्यादा नहीं समझाना है, बिटवीन दो, और जब दो से ज्यादा के बीच हो, डिस्ट्रीब्यूट दीज अमंग ऑल स्टूडेंट्स, तो आप प्रयोग करोगे, अमंग का प्रयोग करोगे, ठीक है। अब स्पेशल रूल्स कुछ होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, भैया जब भी सीनियर, जूनियर, इन सब का प्रयोग होगा या फिर प्रेफर आएगा, अभी से बता देता हूं, उस वीडियो में भी आप जाएंगे तो आपको इसको देखने मिलेगा, ये सब चीज आपको, या फिर प्रेफर आएगा। प्रेफर यानी प्रेफरेंस, आपको क्या पसंद है किसी चीज के ऊपर, तब आप टू का प्रयोग ही करेंगे। यह स्टार ऐसे नहीं बनाता हूं, ठीक है, जब आप टू का प्रयोग ही करेंगे, ये बताना बहुत आवश्यक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, अभी से बता दे रहा हूं। सीनियर, जूनियर, प्रेफर टू। लोग जनरली देन का प्रयोग करते हैं। देन बच्चों हमेशा एडजेक्टिव के लिए लगता है, जब कंपैरिजन में एडजेक्टिव हो तब देन का प्रयोग होता है, अदरवाइज सीनियर, जूनियर, प्रेफर, ये सब चीजें होती हैं तब हम टू का प्रयोग करते हैं। जैसे यहां पे लिखा है ही इज टॉलर, तो लिखेंगे ही इज टॉलर देन राम। पर अगर वो है ही इज सीनियर टू, अगर लिखा है ही इज सीनियर डैश डैश राम, ही इज सीनियर टू राम, सीनियर से राम से बड़ा है, तो ये समझना बहुत आवश्यक है। देन का प्रयोग सिर्फ एडजेक्टिव के पार्ट में होता है, बाकी सीनियर, जूनियर, प्रेफर होता है, स्पेशल रूल्स है, टू लगता है। डाई, अगर मौत से भी, अगर मौत बीमारी से हो तो ऑफ लगता है, ठीक है, सिंपल। बिहाइंड वर्सेज अपॉन बहुत है। अपॉन जनरली आपका फॉर्मल रूप में यूज होता है और जनरली आता भी नहीं है। बिहाइंड का सीधा है पीछे छुप जाना, किसी चीज के पीछे छुपा होना, तब बिहाइंड का प्रयोग होता है। अपॉन इन जनरल फॉर्मल के तौर पे हम प्रयोग करते हैं। अब आ गए आपके क्वेश्चन। ही इज डिपेंडेंट डैश डैश हिज पेरेंट्स, बिल्कुल सही बच्चों, ही इज डिपेंडेंट ऑन हिज पेरेंट्स, वह अपने पेरेंट्स पर डिपेंडेंट है, ठीक है। फिर अगला कौन सा है? माई फ्रेंड लिव्स, अभी बताया था, इन न्यू दिल्ली, बिल्कुल सही जवाब बच्चों। अब आ गए भैया अगले क्वेश्चन पे, कैन यू जंप डैश डैश द फेंस। अब बताइए, बताइए कौन बताएगा? ऊपर से जा रहे हैं, मूवमेंट है, क्या होगा? बिल्कुल सही बच्चों, इसका जवाब होगा ओवर। मोहन इज सीनियर, अच्छा एक सेकंड के लिए, अगर मोहन इज टॉलर लिखा हो, मोहन इज, एक सेकंड, टॉलर तो अभी बताया ना, शॉर्टर, तो क्या होता? शॉर्टर होता तो सर देन होता, पर सीनियर और जूनियर है और प्रेफर होगा तो टू लगाएंगे, बिल्कुल सही बच्चों।
सही जवाब। आई एम सफरिंग, बताइए। आई एम सफरिंग फ्रॉम मलेरिया, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल। प्लेस द पेन, प्लेस द पेन, प्लेस द पेन, कहाँ प्लेन प्लेस प्लेस करना है? अब देखिए ऑन तो है नहीं, मैंने आपको बताया था। अब चलिए सिंपली आप एक चीज और बता देता हूँ, अगर ऑन नहीं है तो फिर तो अपॉन है। क्यों है मैं बता देता हूँ। फॉर्मल सेंस में जो ऑन का प्रयोग जो हम नॉर्मल सेंस में भी कर देते हैं, अपॉन एक फॉर्मल सेंस में आप ये समझ लो ऑन की ही बात होती है। फॉर्मल सेंस में ऑन ही पढ़ाया जा रहा है। पीडीएफ को पढ़ेंगे, वहां से आप वीडियो देखेंगे तो आपको और समझ में आएगा। चलिए कंजंक्शंस पे आ जाते हैं। ठीक है, कंजंक्शंस में क्या करना है? कंजंक्शन में बेटा जॉइनर शब्द होते हैं, बिल्कुल आसान चीज है। कंजंक्शंस पढ़ते आ रहे हो, डूएस डायरेक्टेड में सबसे ज्यादा जरूरत इन्हीं की पड़ेगी। सबसे पहले आपके आते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। वो क्या होते हैं? सिंपली भाई साहब दो वाक्यों को जोड़ा जाता है। जैसे एंड है, इसमें सिंपली पता है, वैसे आपके फैन बॉयज में टोटल 7 होते हैं। फॉर, एंड, नॉर, बी से बट आता है, ओ से और आता है, वाई से एट आता है और एस से सो आता है। लेकिन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। जितने इंपॉर्टेंट है हम उनकी बस यहाँ पे चर्चा करेंगे। फॉर वगैरह नहीं आता है, इतने सालों में नहीं आया है। और उसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट कंजंक्शंस के एग्जांपल्स के तौर पे आप होंगे, हम उन्हीं को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये बराबर महत्व वाले बात एक साथ जोड़ के रख लें। एंड का प्रयोग क्या होता है? आई लाइक एप्पल एंड मैंगोस। ठीक है, अभी सिंपली आपको एग्जाम में कैसे आएगा? आई लाइक एप्पल, आई लाइक मैंगोस। अब ये सिंपली दो दिए गए हैं ना, दो दिए गए हैं। अब एक बात बताओ, इनका इतना स्ट्रक्चर तो सेम ही है ना, सिर्फ तो इन दोनों में अंतर है। तो इनको जोड़ सकते हैं एंड से, बिल्कुल जोड़ा जा सकता है। आपको बस स्ट्रक्चरली अगर आपने इसको क्रैक कर लिया तो काम आसानी से हो जाएगा। ठीक है, बट का प्रयोग होता है जब कोई चीज कॉन्ट्रास्ट में हो। जैसे ही रेन फास्ट बट मिस द बस, ही रेन फास्ट ही मिस द बस। अगर आप इसको जोड़ोगे तो ही रैन फास्ट ही मिस्ड द बस। अब इसमें कॉमन क्या है? ही कॉमन है तो ही को आगे रखा, बाकी जो कॉन्ट्रास्टिंग सेंटेंस थे उन्हें बट के साथ जोड़ दिया। और विकल्प, वुड यू लाइक टी, वुड यू लाइक कॉफी, वुड यू लाइक टी और कॉफी। और सो परिणाम के लिए इट वॉज रेनिंग सो आई टुक एन अम्ब्रेला। ठीक है, वैसे ही सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस बस ये होते हैं, इनमें इंपॉर्टेंट ये होता है कि इसमें मेन क्लॉज होता है, एक होता है भाई साहब का सबऑर्डिनेट। सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है? जो डिपेंडेंट रहता है, आश्रित रहता है। अगर मैं इसको ऐसे पढ़ूं, बिकॉज शी वॉज नॉट फीलिंग वेल, बिकॉज शी वॉज नॉट फीलिंग वेल, तो क्या हुआ भाई साहब? उसके लिए उसे एक मेन वर्ड चाहिए, एक रिजल्टेंट चाहिए जो घटा है। तो शी स्टेड एट होम, वह घर पे रुकी, बिकॉज शी वॉज नॉट, क्योंकि वह फील अच्छा नहीं कर रही थी। ऑल्दो इट वॉज कोल्ड ही डिड नॉट वेयर अ कोट। ऑल्दो इट वॉज, ही डिड नॉट वेयर अ कोल्ड, ऑल्दो इट वॉज कोल्ड, दोनों साइड से लिख सकते हैं। जब पहले आ जाता है, अक्सर देखा जाता है, जब पहले आ जाता है हमारा क्या कंजंक्शन, तो बाद में कॉमा भी लगाते हैं। अगर बीच में आता है तो जरूरत नहीं पड़ती। ऑल्दो इट वाज कोल्ड, हालांकि वहां पे क्या थी, यद्यपि वहां पे सर्दी थी, कि उसने कोट नहीं पहना। और वैसे इफ अनलेस जैसे हम करते हैं। अच्छा, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। अनलेस का अर्थ बेटा क्या होता है? अनलेस होता है हमारा इफ नॉट। पहले तो ये समझ लो, ये अक्सर आता है। आपको ये सेंटेंस आएगा इसमें बदलना पड़ेगा, ये सेंटेंस आएगा इसमें बदलना पड़ेगा। अभी से बता दे रहा हूं, ये सेंटेंस इसमें बदलना पड़ेगा, ये सेंटेंस इसमें बदलना पड़ेगा। अब देखिए यही समझ लेते हैं ताकि आगे मेहनत ना करनी पड़े। यू विल पास इफ यू वर्क हार्ड, अब आएगा चेंज यूजिंग अनलेस। ठीक है, यू विल पास, यू विल नॉट पास अनलेस यू वर्क हार्ड। यू, अब देखिए मैंने क्या बोला? यू विल नॉट पास, मैंने देखा नहीं था उस तरफ, तो मैंने डाला यू विल नॉट पास। नॉट पास को क्या फेल बोल सकते हैं? क्योंकि जस्ट अपोजिट है ना, जस्ट अपोजिट है उसका। यू विल नॉट पास अनलेस यू वर्क हार्ड। ठीक है, अपोजिट है नॉट पास, फेल। ठीक है, तो यहां पे क्या लिखा? यू विल फेल अनलेस यू वर्क हार्ड। तो आप मेरी बात जाहिर तौर पे ये समझ लीजिए, आप ये भी लिखते यू विल नॉट पास तो भी आपका काम हो जाता, क्योंकि अनलेस का अर्थ ही होता है इफ नॉट। मतलब इसका मतलब होता है कि अगर ये सिचुएशन मैच कर गई तो ये होगा, और इसमें होता है अगर ये सिचुएशन मैच कर गई तो ये नहीं होगा। ठीक है, तो यू अनलेस यू वर्क, अगर तुम मेहनत नहीं करोगे ना, अनलेस इफ यू नॉट वर्क हार्ड, पे यू लगा लो एक सेकंड के, इफ यू नॉट वर्क हार्ड यू विल फेल, सेम मतलब है। अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो आप फेल हो जाओगे। यू विल पास इफ यू वर्क हार्ड, आप तभी पास होगे जब आप मेहनत करोगे। तो देखा, जस्ट अपोजिट सेंटेंस है, क्योंकि इफ यहां पे इफ है और अनलेस का अर्थ होता है इफ नॉट। तो जस्ट अपोजिट सेंटेंस बनाने आपको सिंपल ये मिल गया, यू विल फेल अनलेस यू वर्क हार्ड, तुम फेल हो जाओगे
अगर तुम फेल हो जाओगे अगर तुमने मेहनत नहीं की। अनलेस का अर्थ याद रख लीजिएगा, इफ नॉट होता है क्योंकि इसको आप पढ़ोगे तभी समझ पाओ। अनलेस, इफ यू विल फेल, अगर तुमने मेहनत नहीं की, है ना। इफ, अब यहाँ पे इफ यू वर्क हार्ड कर रहे हैं, अगर तुमने मेहनत की तो यू विल पास, तुम पास हो जाओगे। तो इन दोनों सेंटेंस को आड़ा टेढ़ा करके जोड़ जोड़ के देखना, आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। अच्छा, कोरिलेटिव कंजंक्शन क्या होते हैं? कोरिलेटिव कंजंक्शन भैया बहुत सिंपल सीधे साधे होते हैं भैया। आपको यहाँ पे दो वर्ड मिलते हैं जिनको आपको यूज करके एक सेंटेंस बनाना पड़ता है। अब यहाँ पे लिखा है ही इज बोथ अ स्कॉलर एंड एन एथलीट। अभी लिखा होगा ही इज ए स्कॉलर, ही इज एन एथलीट। अब क्या लिखा होगा? ही इज ए स्कॉलर, ठीक है, स्कॉलर, ही इज एन एथलीट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ही इज सिमिलर था, ही इज सिमिलर था। अब यहाँ पे क्या है? बोथ एंड का प्रयोग करना है आपको, दोनों चीजें बतानी है आपको। तो इतना सेंटेंस सेम था तो ही इज लिख दिया, फिर बोथ के बाद उसकी पहली क्वालिटी लिखी, क्वालिटी वन और क्वालिटी टू। पहले क्वालिटी वन आ गई यहाँ पे क्वालिटी टू आ गई। बोथ और एंड से जोड़ के कुछ भी ट्राई कर लेना, ऐसे ही जमेगा, ठीक है। फिर ईदर और यू कैन ईदर स्टे हियर और गो होम, सेम चीज वहां पे हुई। नीदर रवि नॉर अमित वॉज प्रेजेंट इन द क्लास, नॉट। तो अब एक बात देखना, यहां पे बस ये समझ लो, रवि वॉज, ईदर और तो आसान है, उतना कठिन नहीं है, वॉज नॉट प्रेजेंट, ठीक है, इन द क्लास। अब ये देखो एक चीज और, रवि के साथ कौन थे? अमित भैया थे, अमित भी नहीं आए हैं, ठीक है, सेम लाइन है। जब भी नीदर और नॉर का प्रयोग होगा, नॉट आपका हट जाएगा, क्योंकि नीदर और नॉर ही वो काम करेंगे, तो ये नॉट आपका हट जाएगा। तो अभी एक सेकंड के लिए बस ये ध्यान रखो कि आपको नॉट दोनों में था, नॉट यहां पे भी था ना, नॉट यहां पे भी था, यहां का नॉट भी हटेगा, क्योंकि पहले वाले को बना देंगे नॉट को नीदर, दूसरा वाला बनेगा नॉर, ठीक है। तो अब क्या होगा? इसको हटा के कितना सेंटेंस बचा? इसको हटा के कितना सेंटेंस बचा? इसको हटा के कितना सेंटेंस बचा? इतना सेंटेंस बचा, वॉज प्रेजेंट इन द क्लास, ठीक है। अभी फिलहाल इतना भर देखो, ये हमने लास्ट के लिए रख छोड़ा है। अब सीधा पहला आदमी उठाओ या पहली क्वालिटी उठाओ जिसकी बात हो रही है, उसको उठाओ। नीदर रवि, नीदर, नॉट यहां आके नीदर बना, नीदर रवि, यहां का नॉट आके नॉट बना, नीदर रवि नॉर अमित वॉज प्रेजेंट इन द क्लास, ठीक है। यहां पे नॉट मत लगा देना वरना गलत हो जाएगा, क्योंकि नीदर नॉर के केस में दोनों जो नेगेटिव नॉट नहीं होते हैं वह बन जाते हैं नीदर नॉट, ठीक है। नॉट ओनली बट ऑल्सो शी इज नॉट ओनली इंटेलिजेंट बट ऑल्सो वेरी काइंड, नॉट ओनली शी इज सिंगिंग बट ही इज ऑल्सो डांसिंग। ये दो केस हैं आपके। शी इज इंटेलिजेंट, शी इज वेरी काइंड। जब नॉट ओनली बट ऑल्सो होता है तो सिंपली आप डालेंगे क्या, जैसे यहां पे क्या होगा? शी इज इंटेलिजेंट, ठीक है, शी इज वेरी काइंड, ठीक है। अभी अपनी क्वालिटी वन है, ये क्वालिटी टू है, ठीक है। सिंपली शी इज कॉमन है, इसको उठाया, शी इज को उठाया, नॉट ओनली क्वालिटी वन बट ऑल्सो क्वालिटी टू, काम खत्म हो गया, कुछ नहीं करना है, सेम ऐसे ही चलना है, ठीक है। अब कंजंक्शंस ऑफ टाइम में प्रयोग करते हैं व्हेन, व्हाइल, बस ये सब आप कर लोगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको देख के ही समझ सकते हो। बस एक बात ध्यान रखना, कभी भी जब आप टाइम वाले कंजंक्शंस का प्रयोग करते हो तो आप दो बार विल का प्रयोग नहीं करोगे अगर सेंटेंस फ्यूचर टेंस में है। देख, आई विल हेल्प यू व्हेन यू विल आस्क मी, मैं तुम्हारी मदद करूंगा जब तुम मुझसे मांगोगे या पूछोगे। अब क्या लिखा? आई विल हेल्प यू व्हेन यू विल आस्क मी। तो एक सेंटेंस में अगर विल आ गया, आई विल हेल्प यू, तो दूसरे में नहीं आएगा। आई विल हेल्प यू व्हेन यू आस्क मी, तो दूसरे में विल नहीं आएगा। बस ये गलती मत करना, क्योंकि सिंपली मैं बताऊं, कुछ एक ही चीजें होती हैं, वरना आपको ग्रामर आना बड़ा आसान है। आपको टेंस समझना है, आपको सिंगुलर प्लूरल, ये जो सबसे बेसिक चीज है, आपको एक बात समझाता हूं मैं, पूरा खेल है भाई साहब बेसिक्स का। लगता है लोगों को क्योंकि आप 100 चीजें पढ़ रहे हो, और खेल तो बेसिक है। 10 से आधे से ज्यादा काम हो जाता है, 10 से 80% काम हो जाता है। उसका सिंगुलर प्लूरल में एस एस लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए, ये सब चीजें आपको बेसिक रूल्स पता है, तो आप ये गलतियां कभी नहीं करोगे, ठीक है। नो सूनर देन, ये आपके एग्जाम में बहुत आता है, नो सूनर देन, है ना। सिंपली क्या करना होता है,
रूल लिखा हुआ है, बस इसको फॉलो कर लेंगे आप। रूल क्या लिखा हुआ है? नो सूनर हैड डिड, ठीक है। नो सूनर हैड डिड आपकी क्या है? ये हेल्पिंग वर्ब है जो आगे आ जाती है, इनवर्स हो जाता है, इनवर्स हो जाता है, इन्वर्जन रूल है। आफ्टर नो सूनर वी यूज अ हेल्पिंग वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट, के आगे जो हेल्पिंग वर्ब है वो पहले आ जाएगी और फिर सब्जेक्ट और प्लस देन लगा के, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे क्या, नो सूनर हैड द टीचर एंटर्ड द क्लास देन द स्टूडेंट स्टूड अप। ये अलग आपका सेंटेंस हो गया और आपका ये अलग सेंटेंस हो गया, टीचर एंटर। नो सूनर हैड द टीचर एंटर्ड द क्लास, ठीक है, और देन लगा के फिर आपने आगे का मतलब जैसे मतलब टीचर क्लास में एंटर हुई, स्टूडेंट्स खड़े हो गए, ठीक है। तो समझ आ गया। द ट्रेन वॉज लेट डैश डैश द वेदर वॉज फॉगी। इसका आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही, इसका जवाब हुआ बिकॉज द ट्रेन वॉज लेट। बिकॉज द ट्रेन लेट क्यों होगी? क्योंकि फॉगी था भाई साहब, ठीक है, सिंपली। ही वॉज द फर्स्ट टू अराइव डैश डैश ही स्टार्टेड लेट। तो ही था, बिल्कुल सही, इसका जवाब होगा दो ही स्टार्टेड लेट, ठीक है। सुनील वर्क्स हार्ड डैश डैश ही मे गेट गुड मार्क्स। ये आप खुद से भी कर सकते हो, मुझे पता है, तो आप खुद से करिए क्योंकि यहाँ पे आपको आंसर्स आगे दिए हुए हैं, मैं आगे उनको छुपा रहा हूं। और आप खुद से जितने सॉल्व करेंगे, और भी क्वेश्चंस मैंने आपको बताया, आपको लाइव वहां ग्रामर में मिल जाएंगे, रिविहान के ऐप पे जाके आप वहां देख सकते हो, तो वहां से भी काम हो जाएगा। अब आ जाते हैं भाई साहब आपके वॉइस पे। वॉइस में आप लोग बहुत कंफ्यूज रहते हो, कुछ भी कठिन नहीं होता है, जैसा कि मैंने बताया, बस बेसिक्स आपके क्लियर रहने चाहिए। वॉइस टेल्स अस वेदर सब्जेक्ट इज द हीरो डूअर और द विक्टिम रिसीवर, ठीक है। सीधी बात ये है, हीरो डूअर ये सब एक सेकंड भूल जाओ, ये तो एक अच्छी डेफिनेशन है। बेसिकली ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनता है, बस यही अंतर होता है और कुछ भी नहीं होता है। एक्टिव वॉइस में क्या होता है? सब्जेक्ट काम करता है, सब्जेक्ट ही प्लेस फुटबॉल, ही प्लेस फुटबॉल, फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय हिम, ठीक है, ऐसे बता रहा हूं कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का चेंज होता है, इसमें कुछ डेफिनेशन काम नहीं करती, मैंने कई बार देखा है, कुछ काम नहीं आता। सब्जेक्ट काम करता है सीधी बात, और दूसरे में सब्जेक्ट पर काम होता है, ठीक है। अब आ जाते हैं डायरेक्ट 5 स्टेप गोल्डन रूल पे आ जाते हैं भैया। 5 गोल्डन स्टेप्स क्या है? स्वैप करना, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाओ, लास्ट वाला फर्स्ट, फर्स्ट वाला लास्ट, ये आप रख लो अपने साथ में। आकाश सर एग्जाम ट्रिक्स पे, एग्जाम के स्ट्रक्चर पे सबसे ज्यादा बिलीव करते हैं, क्योंकि मुझे पता है ये लास्ट मिनट तैयारी है, तो इसमें आपके पास उतना समय नहीं है कि आप मेरी एक एक बात को समझो, तो इसलिए कम से कम इस पीपीटी को और इस पीडीएफ को अपने दिमाग में डाल लो, ठीक है। अब आ जाते हैं, समझ लेते हैं इसको। वी वर्ब टेंस के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब इज एम आर वॉज वर्ब जो भी लगेगी वो आपको लगानी। V3 ही यूज होता है, पैसिव वॉइस मतलब V3 यूज होगा, ठीक है। वाई नए ऑब्जेक्ट से पहले वाई लगाओगे, ठीक है, जो नया ऑब्जेक्ट बनेगा, जो सब्जेक्ट अब ऑब्जेक्ट बन जाएगा। प्रोनाउन आई का मी बन जाता है, बी कास बन जाता है, ही का हिम, ये चेंजेस होते हैं, आपको जरूर ध्यान रखने, ठीक है। अब ये जो पूरा हिस्सा है ये आपको जस का तस याद कर लेना है, और मैं आपको बता रहा हूं, देखिए आपको एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं, बस इनको देखते जाओ, सब काम हो जाएगा। सारे टेंसेस यहाँ पे मौजूद हैं, क्योंकि कुछ नहीं भी यूज होते हैं, जैसे आपने देखा होगा यहाँ पे पास्ट परफेक्ट के बाद नहीं है, और सिंपल फ्यूचर में भी कंटिन्यूस इन सब का प्रयोग नहीं है। तो कुछ जो यहाँ पे जितने मौजूद है, बस उतनी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और उतने ही होते हैं। यहाँ पे आपको साफ साफ ही दिया गया है, आप बस यही चीज लगा लगा के टेस्ट करते रहो, आपके काम निकल जाएंगे भैया, किसी की भी मदद लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एग्जाम डे पे कोई वीडियो नहीं देखना है हमें, बस हमें यही देखना है और इतने से हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। फिर स्पेशल रूल बोर्ड के लिए क्या होता है? जब इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं भैया, तो लेट से प्रयोग होता है। इंपेरेटिव सेंटेंस मतलब जिसमें क्या होता है, जिसमें हम कोई आदेश देते हैं, जैसे शट द डोर, डोर बंद कर दो, तो किसको ऐसे करेंगे? लेट के साथ शुरू होगा। जैसे बोला स्टार्ट विथ अच्छा शट द डोर, मतलब जब भी कोई भी आपका इंपेरेटिव होगा ऑर्डर वाला, जिसमें आप ऑर्डर देते हो, रिक्वेस्ट देते हो, वो आपके इंपेरेटिव्स उनकी बात हो रही है, ठीक है। तो वहां पे लेट द डोर बी शट आ जाएगा। जब भी शट द डोर, शट द विंडो, लेट द विंडो बी शट, उस तरीके से आप प्रयोग करोगे। लेकिन आपने एक चीज नोटिस की, V3 फॉर्म ही यूज हो रहा है, ठीक है। स्टार्ट विथ यू आर रिक्वेस्टेड टू, ठीक है। रिक्वेस्ट जब होती है तो आप यू आर रिक्वेस्टेड टू लिखते हो। जैसे यहां लिखा है प्लीज हेल्प, किसी बोलोगे तो आप बोलोगे प्लीज हेल्प, पर यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प, अच्छा यहाँ पे टू का प्रयोग हुआ है, आप ये बात ध्यान रखिएगा। इतना सेंटेंस हो गया प्रयोग, और उसके बाद जो भी लिखना है, जैसे प्लीज की जगह आपने हेल्प का, प्लीज हट गया, हेल्प लिखा, उसके अंदर प्लीज हेल्प मी ओपनिंग दिस डोर, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प इन ओपनिंग दिस डोर, तो वो आप वैसे जैसे का जैसा सेंटेंस है वैसा ही प्रयोग कर लोगे, आपका काम हो जाएगा।
द हु रूल। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एमपी बोर्ड के बच्चों भैया, जब सवाल हु से शुरू हो तो पैसिव बाय हुम से शुरू होगा। क्वेश्चन में भी आता है, क्वेश्चन में भी पैसिव वॉइस बनाने आता है। तो जब भाई साहब हु से शुरू हो लेटर, मतलब कोई भी आपका सेंटेंस या क्वेश्चन, तो वो बाय हुम बन जाएगा। बाय हुम वॉज दिस रिटन, बाय हुम वॉज दिस रिटन, तो हु आपका बाय हुम बन जाता है। ठीक है, नो चेंज जो ना आपने बताया था मैंने आपको, जैसे फ्यूचर कंटिन्यूअस में कुछ नहीं होता। ऑल परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, चाहे वो प्रेजेंट के हो, पास्ट के हो, फ्यूचर के हो, उनमें कोई प्रयोग नहीं होता है। अब डज शी सिंग अ सॉन्ग, डज शी सिंग अ सॉन्ग, तो अब यहाँ पे क्या बन गया, इज अ सॉन्ग संग बाय हर। ये आप अब भी जाके वहां पढ़ोगे ना, पीछे जो आपको टेंस वाला मैंने पेज शेयर किया है चार्ट, आपको ये सब समझ में आने लगेगा। अब डज शी हो रहा तो शी के लिए प्रयोग हो रहा था, अब सॉन्ग के लिए आ गया तो इजा बन गया। ठीक है, नाइस टी इज मेड बाय प्रिया, प्रिया मेक्स नाइस टी। वॉइस आप देखिए ये किस में था, ये ऑलरेडी पैसिव में था। आपको इसी तरीके से मिलेगा, लिखा भी नहीं रहेगा कि पैसिव है एक्टिव है, एक्टिव को पैसिव में बदलना, पैसिव को एक्टिव, आपको खुद समझना है। वाई लग गया तो आप समझ जाओगे कि पैसिव में, तो आपने एक्टिव में बदल दिया। माय फ्रेंड सेंट मी अ लेटर, आप सिंपली देखना आ लेटर पहले आएगा, ये क्योंकि इतना सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब देखिए आ लेटर आ गया है ना, आ लेटर आ गया। अब वॉज सेंट, क्योंकि पास्ट टेंस ये सब भी आता है ना, तो आपको उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। अ लेटर वॉज सेंट टू मी, टू मी, अब देखो टू मी बाय माय फ्रेंड। तो सिंपली बस वहां जाके एक बार उस टेबल को अच्छे से भाई साहब आप लोग कर लेंगे तो ये सब आपको सॉल्व करना बेहद ही आसान हो जाएगा। और बावजूद इसके कोई प्रॉब्लम जाती है तो प्लीज अपने कमेंट्स में लिखें, आकाश सर इसके लिए स्पेशल क्लास भी लेंगे। और उसके अलावा एक बात बता दूं मैं आपको, अरिविहान में अगर आप ज्वाइन कर चुके हैं या करते हैं तो आपको पता है कि आपको ये सब क्लासेस ऑलरेडी मिलती हैं। और कई होते हैं कि कई लोगों को किसी किसी टॉपिक में प्रॉब्लम होती है, किसी को कंजंक्शन में प्रॉब्लम है, किसी को पैसिव वॉइस वगैरह इन सब में प्रॉब्लम है। तो इन सब को भाई साहब आप एक डेजिनेटिंग क्लास भी ले सकते हो, पूरा क्लास जो है उस सब्जेक्ट को लेकर। तो उससे क्या होता है कि आप, हो सकता है कि आपको 9 टॉपिक्स पता हो, एक टॉपिक में कंफ्यूजन हो, तो उसको तो अच्छे से पढ़ा ही जा सकता है, समय आपके पास है अगर। तो उसको याद रखते हो आपको ये सब सॉल्व करने हैं। समवन इज कॉलिंग माय नेम, 12th में आ चुका है, माय नेम इज बीइंग कॉल्ड बाय समवन, और यहां तक भी लिखते हैं माय नेम इज बीइंग कॉल्ड। बट ये हमको ज्यादातर यहाँ पे आपको जो आंसर्स मिलेंगे वो बेस्ट मिलेंगे, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आ गए हैं नरेशन पे। नरेशन में जो कॉन्सेप्ट है, डायरेक्ट स्पीच, स्पीकर के शब्दों को ज्यों का त्यों लिखना। अच्छा, नरेशन यानी पहली बात तो होता है कथन। क्या होता है नरेट, स्टोरी जब नरेट की जाती है तो वो उसका कथन होता है ना, कथन हो रहा है। तो भाई साहब एक होता है कथनी, सीधी सीधी होती है, ही सेड आई एम बिजी। अब जब अपने दोस्त की बात किसी और को बताते हो तो आप दो तरीकों से बता सकते हो, पता है, या तो उसके शब्दों में या अपने शब्दों में। वो बोल रहा था मैं नहीं आऊंगा, वो बोल रहा था कि वो नहीं आएगा, दोनों का अर्थ सेम है, लेकिन पहला वाला उसके शब्दों में था और दूसरा वाला हमारे शब्दों में। तो वही अंतर है। डायरेक्ट स्पीच यानी आप ये समझ लो कि उन्हीं शब्दों में जिसमें बात कही गई, और इनडायरेक्ट स्पीच जब हम उसे थोड़ा सा स्ट्रक्चरली चेंज करते हैं। जैसे बोला ही सेड आई एम बिजी, उसने कहा वह बिजी है, उसने कहा कि मैं बिजी हूं। अब यहां पर ही सेड दैट, उसने कहा कि, दैट यानी कि ही वाज बिजी, वह बिजी है। ठीक है, अब रिपोर्टिंग वर्ब वाले पे आ जाते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब आपकी, ये आपको समझना है, रिपोर्टिंग वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट है। रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, ये होती है, ये रिपोर्टिंग वर्ब है और ये रिपोर्टिंग स्पीच है, रिपोर्टेड स्पीच है। रिपोर्टिंग वर्ब से ही पता चलेगा कि सेंटेंस किस टेंस में है, किस टेंस में है, ये समझना वहां से। और फिर आगे के सेंटेंसेस में क्या चेंज आएंगे वो भी हमें उसी से पता चलता है। ठीक है, अब जैसे से और सेज है तो नो चेंज, सेड टू आएगा तो सेड टू अगर लिखा हो, ही सेड टू मी आई विल कम, ही सेड टू मी आई विल कम, तो इसको क्या बनेगा, ही टोल्ड मी ही विल कम, ही टोल्ड मी दैट ही विल कम, है ना। तो इस तरीके से मतलब बहुत सारे एग्जांपल है, ही वुड कम, ही वुड कम होगा, विल का वुड बन जाएगा, सॉरी, तो विल का वुड बन जाता है। तो ये सब चेंजेस समझना बहुत जरूरी। तो जैसे सेड टू है तो बेसिकली यहाँ पे सब्जेक्ट कोई होगा और यहाँ पे भी कोई सब्जेक्ट होगा, ठीक है, और वहां पे लिखा है सेड टू, ठीक है, क्या लिखा है, सेड टू। तो जब आप सेंटेंस में इसको बदलोगे, इनडायरेक्ट स्पीच में जाओगे, तो सेड टू बन जाएगा, टोल्ड बन जाएगा अगर वो असर्टिव सेंटेंस है, और अगर ये क्वेश्चन मार्क आ गया भैया आगे तो वो बन जाएगा क्या, आस्क्ड। तो ये चेंज भी ध्यान रखने, वरना इसके भी मार्क्स कट जाएंगे, वरना आप लिखो ही सेड टू मी दैट, उससे काम नहीं बनेगा। ठीक है, कनेक्टर क्या होते हैं असर्टिव में,
दैट का प्रयोग करना होता है। जब इंटेरोगेटिव होते हैं मतलब क्वेश्चन वाले तो इफ और वेदर का प्रयोग होता है। इंपेरेटिव में होता है टू का प्रयोग, इंपेरेटिव में टू का प्रयोग होता है। आप सभी ने देखा इंपेरेटिव सेंटेंस ऑर्डर और रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस में ऑर्डर और टू का प्रयोग होता है। अब होता है एक सन फॉर्मूला होता है, सिंपली उसका ज्यादा प्रयोग आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, लेकिन आप पढ़ सकते हो। सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन आई बी चेंजेस अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट सेकंड पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये आप यहां से पढ़ लोगे, लेकिन ये नहीं भी पढ़ोगे तो कोई टाइम आपका कुछ खराब नहीं होने वाला है, कोई फायदा नहीं होना है ऐसा। पर जो ये चार्ट्स हैं उन्हें कोई मिस नहीं करेगा, क्योंकि इन पर बहुत मेहनत करती है यहाँ पे टीम, ताकि आप तक एक क्विक रिवीजन पहुंचाया जा सके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। जैसे डायरेक्ट प्रेजेंट इनडायरेक्ट स्पीच में वो कैसे चेंज होंगे, ये आपके शॉर्टकट के लिए आपको बता दिए कि प्रेजेंट को पास्ट में बदलते हैं, पास्ट को मोर पास्ट में, मतलब पास्ट में ही है तो वो आपके पास परफेक्ट में चला जाता है। जैसे यहाँ पे सिंपल पास्ट का कोई सेंटेंस है तो वो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाता है, ठीक है। अब जैसे यूनिवर्सल ट्रूथ वगैरह जब होते हैं तो एक स्पेशल केसेस भी रहते हैं, जैसे टीचर सेड द सन राइजेस इन द ईस्ट, टीचर सेड दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट। अभी बताइए इसको हमने सेड लिखा हुआ है रिपोर्टिंग में पास्ट में, तो इसको और चेंज क्यों नहीं किया? क्योंकि ये यूनिवर्सल फैक्ट है, यूनिवर्सल फैक्ट में कोई चेंजेस जनरली नहीं होते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में हो, अगर बाहर शेज विल से हो तो अंदर का टेंस नहीं बदलेगा। शी सेज आई वाज इल, शी सेज आई वाज इल, शी सेज दैट शी वाज इल, ठीक है। तो अच्छा, इंपॉर्टेंट पार्ट ये भी हमें समझने के लिए कि टाइम एंड प्लेस ये कैसे चेंज होते हैं, ठीक है। दिस का दैट बन जाता है, दिस का दोज बन जाता है, नाउ का देन बन जाता है, टुडे का डेट डे बन जाता है, टुमारो नेक्स्ट डे बन जाता है। और पर इतना एडवांस नहीं आता है, बट अगर यहाँ पे है तो याद करने में समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट द सनराइज, अब भी किया था ये तो हमने। सूरज सेड, अब सेड है, सेड लिखा हुआ है तो जाहिर सी बात है कि अपन को पास्ट में तो जाना ही है, ठीक है। लेकिन अब आ जाते हैं रिपोर्टेड स्पीच पे। रोशनी हैज फिनिश्ड, भाई साहब रोशनी हैज फिनिश्ड, ये तो ऑलरेडी पास्ट परफेक्ट चल रहा है क्या? ये नहीं सॉरी, ये प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट है ना, हैज हैव अब भी पढ़ाया था टेंस में, ये प्रेजेंट परफेक्ट है। तो अब प्रेजेंट परफेक्ट किस में बदल जाएगा? वो बदल गया पास्ट परफेक्ट में बदल गया। तो देखिए, सूरज सेड दैट रोशनी हैड फिनिश्ड हर होमवर्क। कुछ गलती हुई क्या? कितना सरल था, अगर एग्जाम में आता फ्री के मार्क्स थे कि नहीं थे। देखिए, ये रिपोर्टिंग वर्ब ने हमें बता दिया कि ये पास्ट में है, तो ये प्रेजेंट में जब बात बोली गई थी तब, मतलब जब वो 10 की 10 बात बोली गई, अब उसको लिखेंगे तो जब ये प्रेजेंट परफेक्ट में थी तो अब इसे पास्ट परफेक्ट में ही बदला जाएगा ना, ठीक है। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट सबमिट योर प्रोजेक्ट्स बाय टुमारो। अब सेड टू है तो क्या आएगा? टोल्ड आएगा। क्या आएगा? टोल्ड आएगा। द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स टू सबमिट देयर प्रोजेक्ट्स बाय द नेक्स्ट डे। कितना आसान हो गया। कुछ गलती हुई, कुछ परेशानी हुई नहीं हुई, सिंपली आपका काम हो गया। तो इस तरीके से शी सेज ऑलवेज अपने ये भी सॉल्व किए थे। अब आ जाते हैं भैया ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, जो सबसे ज्यादा आपके क्वेश्चन के लिए जरूरी, ये एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है। पर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस में आपको एक बात बताऊं, ये सबका मिला जुला स्वरूप है। आपने जो भी अभी तक पढ़ा है वो सब यहाँ पे काम में आएगा। ट्रांसफॉर्मेशन सेंटेंस कोई अलग से टॉपिक नहीं है, ये जस्ट ऐसा तरीका है कि अपन को लगता है कि एक अलग से टॉपिक है क्योंकि कुछ अलग से पूछ लेंगे या कुछ मतलब एक अलग से कोई टॉपिक है ग्रामर का, नहीं। कंजंक्शंस हो गए, वॉइस हो गए, नरेशन, अब एक साथ प्रयोग करने की जो जगह है वही है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। कुछ अंतर नहीं आता है यहाँ पे, तो और बेसिक्स क्लियर ही होते हैं हमारे। जैसे आप समझिए पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? जिस पर सीधा काम हो। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है जिसके लिए काम हो। अब देखना, किक्ड द बॉल, किक्ड द बॉल, इसमें क्या हुआ? इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है? बॉल है, ठीक है। गेव रवि अ बुक, अब इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बच्चों बुक है, क्योंकि एक बात ध्यान रखना, जिसके लिए काम हो, दी बुक ही है लेकिन किसके लिए दिए? रवि के लिए दिए, तो उसका तो फायदा हो गया ना। तो भाई साहब, जिसका फायदा हो, जिसके लिए काम हो। पर ये यहां समझने के लिए हम नहीं आए, हम आए समझने के लिए क्लॉज और सेंटेंस स्ट्रक्चर। आप एक बात समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। 3 टाइप के सेंटेंस होते हैं, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, ठीक है। एक मेन क्लॉज होता है, इस सब्जेक्ट प्लस वर्ब काम बन जाता है। कंपाउंड में 2 मेन क्लॉज होते हैं, और कंपाउंड जैसे मैं आपको बता रहा था वहां पे सिंपल, ये तो सिंपल सेंटेंस है, कुछ अंतर नहीं है, कोई एक्स्ट्रा सेंटेंस नहीं है, कोई एक्स्ट्रा सिंपल क्लॉज है, सिंपल एक आपका सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, काम बन गया। सेंटेंस की एक बात ध्यान रखिएगा, जैसे क्लॉज में होता है कि क्लॉज बन जाता है सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब से, वो मतलब पूरा निकले नहीं निकले जरूरी नहीं है, लेकिन सेंटेंस का मतलब पूरा होना चाहिए। ही रीड्स बुक्स एक कंप्लीट सेंटेंस है, ठीक है। अब
फैन वॉइस जो यूज होते हैं, मतलब वो अगर यूज हो रहे हैं जब आपको बोला जाए इसे कंपाउंड सेंटेंस में बदलिए, तो आप सिर्फ फैन वॉइस वाले कंजंक्शंस का प्रयोग करते हैं। ही इज पुअर बट ऑनेस्ट लिखा हुआ, अगर यहाँ पे लिखा है ही इज पुअर, ही इज ऑनेस्ट, और आपको बोला गया है कि आपको इसे कंपाउंड सेंटेंस में बदलना, तो ही इज पुअर बट ऑनेस्ट आप लिखोगे, या फिर जो भी फैन वॉइस आप जो भी सेंटेंस है आप पर फैन वॉइस कंजंक्शंस का यूज करोगे, ठीक है। कॉम्प्लेक्स में सिंपली जो सबऑर्डिनेट और आपके कहते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज वगैरह थे उनको कोरिलेटिव क्लॉज, सब एक मेन क्लॉज रहता है और एक डिपेंडेंट रहता है। हमने अभी पढ़ा था क्लॉज को लेकर, डिपेंडेंट यानी जैसे आई बिकॉज इट रेन्ड, तो क्या हुआ आई स्टेड होम। तो इसमें एक डिपेंडेंट क्लॉज रहता है जो एक मेन क्लॉज पे डिपेंडेंट रहता है, जिससे इंफॉर्मेशन कंप्लीट होती है, ठीक है। टाइप्स ऑफ डिपेंडेंट क्लॉज कौन कौन से हैं? नाउन क्लॉज होता है, एडजेक्टिव क्लॉज होता है, एडवर्ब क्लॉज होता है। ये आपकी मदद के लिए बस एक बात सिंपली बता दूं, नाउन क्लॉज में हमेशा व्हाट पूछा जाता है, अभी बताऊंगा ये क्यों होता है। व्हाट ही सेड इज ट्रू, जो उसने कहा वह सही था, पर क्या कहा उसने, क्या क्वेश्चन में आ रहा है, ये नाउन क्लॉज है। अच्छा, ये क्यों जरूरी है? आपके सबसे जरूरत तो मेरे ख्याल से ये है जो आपको समझना है, एडजेक्टिव क्लॉज, क्योंकि जनरली एग्जाम में यही आता है। पर जब किसी भी मतलब कोई भी एडजेक्टिव होता है तो जैसे नाउन क्लॉज होता है तो वो पूरा क्लॉज नाउन की तरह प्रयोग होता है। अब जैसे एडजेक्टिव क्लॉज है तो पूरा क्लॉज एक मतलब एक सेंटेंस है या सेंटेंस का हिस्सा वो एडजेक्टिव की तरह यूज होगा। मैं एक्जेक्टली बताता हूं, द बॉय हु इज प्लेइंग, तो ये उस लड़के की विशेषता नहीं बता रही है पूरी लाइन, हु इज प्लेइंग, वह लड़का खेल रहा है ना। द बॉय हु इज प्लेइंग इज माई ब्रदर, तो ये जो लाइन उसकी विशेषता बता रही है पूरा क्लॉज है, ये पूरा क्लॉज है यहाँ पे, तो ये एडजेक्टिव क्लॉज है क्योंकि इसकी विशेषता बता रहे हैं। वैसे ही जैसे यहाँ पे व्हाट ही सेड है, व्हाट ही सेड इज ट्रू, क्या ये सब्जेक्ट की तरह नहीं लग रहा है? अगर इसको देखो, सब्जेक्ट और ये वर्ब और ये ऑब्जेक्ट हो गया, तो ये नाउन क्लॉज हो गया। तो इसी तरीके से एडवर्ब क्लॉज होते हैं, लेकिन जनरली आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा आपको एडजेक्टिव क्लॉज आता है, तो इसलिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, 12th में और डिटेल में पढ़ना है, क्लॉज का पूरा सेक्शन है, आप अगर अलग से जाके पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, लेकिन अभी हम मेन चीजों पे काम करेंगे। द वुमेन विजिटेड मी इन द हॉस्पिटल, द वुमेन इज वेरी काइंड। अब बेटा इसमें एक चीज का और ध्यान रखना कि जनरली आपका जो मेन क्लॉज है वो ऐसे भी लिख सकते हो, द वुमेन विजिटेड मी इन द हॉस्पिटल, द वुमेन इज वेरी काइंड। अब कैसे लिखा जा सकता है इसको? क्योंकि देखो यार, द वुमेन, अब आप कई लोग ऐसे भी सोच सकते हैं कि सर इसको पहले लिख, जो दूसरा वाला है उसको पहले यूज करना है या पहले वाला है उसको पहले यूज करना है, मतलब हु विजिटेड मी इन द हॉस्पिटल इस तरफ आएगा और वेरी काइंड इस तरफ आएगा, कि वेरी काइंड इस तरफ आएगा, हॉस्पिटल इस तरफ आएगा। देखो बच्चों, जनरली इसमें एक आइडिया सिंपली लगाया जाता है कि जनरल ट्रेट जो है ना, कुछ स्पेसिफिक हो उसको यूज करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जैसे द विमेन इज वेरी काइंड, ये वेग है, ये एक वेग सेंटेंस लग रहा है, मतलब ये कुछ स्पेशल नहीं बता रहा है, एडजेक्टिव क्लॉज के टर्मिनोलॉजी में बता रहा हूं। द वुमेन विजिटेड मी इन द हॉस्पिटल, ये कुछ स्पेसिफिक बता रहा है किसी इंसान के बारे में, इसीलिए हम इसको प्रयोग कर रहे हैं, द वुमेन हु विजिटेड मी इन द हॉस्पिटल इज वेरी काइंड। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, इसका पहले दूसरे नंबर लेने से कोई लेना देना नहीं है कि जो पहले आया वो पहले प्रयोग करेंगे या दूसरे नंबर पे आया उसको पहले प्रयोग करेंगे, नहीं। आपको सिंपली ये देखना है क्या स्पेशल है उसको समझना है, क्या एक जनरल ट्रेड नहीं है, एक स्पेसिफिक ट्रेड समझ आ रहा है। इसी तरीके से द बॉय इज वेयरिंग रेड शर्ट इज माय फ्रेंड, अब ऐसे लिखा द बॉय इज माय फ्रेंड, द बॉय इज वेयरिंग रेड शर्ट, तो क्या लिखेंगे? द बॉय हु इज माय फ्रेंड इज वेयरिंग रेड शर्ट। तो इससे कुछ समझ आ रहा है? नहीं आ रहा है, एक मतलब वेग सेंटेंस लग रहा है, कुछ एक्सैक्ट समझ नहीं आ रहा, तो स्पेसिफिक कुछ ऐसा मिले तो उसको पहले प्रयोग करना है। फिर हिज सीक्रेट ऑफ सक्सेस लाइज इन हाउ ही टॉक्स ना, अब इसमें पूछा गया अंडरलाइन क्लॉज क्या है? हिज सीक्रेट ऑफ सक्सेस लाइज इन, अगर ये नहीं होता तो आप क्या पूछते? व्हाट। मैं बोलूं यार उसके जीतने का राज छुपा हुआ है किसमें भाई? तुम पूछोगे किसमें छुपा हुआ है, क्या है? तो वही जब व्हाट पूछा जाए तो आप समझ लेना कि वह क्या है, वह नाउन क्लॉज। देखना सब्जेक्ट ये ऑब्जेक्ट की तरह लग रहा है यहाँ पे या सब्जेक्ट की स्टेज पे आपको मिलेगा तो आप उसे आसानी से समझ पाओगे। सेम है, तो यहाँ पे भी वही चीज है, अपन यहाँ पे ज्यादा समझ आया नहीं करेंगे आपके प्रैक्टिस के लिए। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए अनलेस वाला अब भी समझाया था, जिन जिन बच्चों को समझाया था उन्हें मैंने बोला था कि इसी तरीके से आएगा, यू विल मिस द ट्रेन इफ यू डोंट हरी, यू विल मिस द ट्रेन इफ यू, अच्छा अनलेस को एक सेकंड इफ नॉट की तरह देखे तो कैसा होगा? यू विल मिस द ट्रेन अनलेस, इफ नॉट की तरह देखेंगे तो अनलेस यू हरी,
तो जस्ट अपोजिट सेंटेंस लिख दो, काम हो जाएगा। यू विल मिस द ट्रेन इफ यू डोंट हरी, आप ट्रेन मिस कर लोगे अगर आप जल्दी नहीं पहुंचोगे। तो क्या, यू विल मिस द ट्रेन, आप ट्रेन मिस करोगे अनलेस यू हरी, अगर आप जल्दी से नहीं जाओगे। जस्ट अपोजिट सेंटेंस ही बनाना रहता है, अब भी बताया था। अनलेस अनलेस का अर्थ क्या होता है, इफ नॉट ही होता है। इफ यू टेक टैक्सी यू विल कैच द ट्रेन, अनलेस यू टेक अ टैक्सी यू विल नॉट कैच द ट्रेन, ये भी हो सकता है, मैं बता रहा हूं। यू विल नॉट कैच द ट्रेन अनलेस यू टेक अ टैक्सी, दोनों तरीकों से लिखा जा सकता है, अनलेस और इफ, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तीनों प्रैक्टिस कर लोगे और जो मैंने आपको उसके साथ चीजें बताई हैं वो कर लोगे तो आपका काम बेहद ही आसान हो जाएगा। ठीक है, द बॉक्स इज टू हैवी टू बी लिफ्टेड, ठीक है, द बॉक्स इज टू हैवी टू बी लिफ्टेड। ठीक है, तो यहां पे क्या करना है, सो का प्रयोग करना है। तो इसमें सिंपल ही क्या होता है भैया, कुछ नहीं करना होता है, जहां पे वेरी आ रहा है वहां पे सो लगा देना और डेट लगा देना बाकी पे। तो जहां पे टू आपका आ रहा है, टू मतलब यानी बहुत आ रहा है, तो वहां पे लगा दो सो। द बॉक्स इज सो हैवी दैट इट कैन नॉट बी लिफ्टेड। अच्छा, इसका जस्ट अपोजिट भी बन सकता है, टू और टू का भी आता है। तो आपको दोनों साइड से देखना है, सेंटेंस को एक अलग तरीके से भी देखो, क्वेश्चन भी समझो। जब ट्रांसफॉर्मेशन सेंटेंस में कुछ भी आ सकता है, टू टू वाला भी आ सकता है और सो दैट वाला भी आ सकता है, तो दोनों तरीके से समझना आवश्यक है। His brother is very studious, he rarely finds time for entertainment. His brother is so studious, ठीक है, क्या यूज करना है, so that, ऐसे वेरी गया सो दैट ही रियली, कुछ भी एक्स्ट्रा लगा क्या, वेरी गया सो लगाए, फुल स्टॉप हटा के बस दैट लगा दी और अपना काम बन गया। द बस इज बैडली डैमेज, इज कैन नॉट बी रिपेयर टू। अब देखिए, अब टू और टू का प्रयोग करना है। द बस इज बैडली, द बस इज टू बैडली रिपेयर्ड। देखिए, आपने किसके पहले लगा दिया, अगर वेरी नहीं लग रहा है तो आपने किसके पहले लगा दिया, एडवर्ब या आपका जो एडजेक्टिव है उसके पहले लगा दिया। द बस इज टू बैडली डैमेज टू बी रिपेयर्ड। पवन इज सो वीक दैट ही कैन, ये आपके टू टू वाले क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे सॉल्व करनी है। हाउ मच एक्सपीरियंस गॉट, और सिंपली भैया इसमें तो एक ही चीज बता रहा हूँ, खुद से करने हैं, बिल्कुल दिमाग देना। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब भी डाल देते हैं, जनरली तो लोग वर्ब भी लिखते हैं, मैं आपकी मदद के लिए, और फिर आपको ऑब्जेक्ट लिखना है और आपका काम हो जाएगा सिंपली। ये देखें, राजू हेल्पिंग वर्ब क्या है, कैन, राजू कैन राइट, राजू कैन राइट लिख दिया। अब इतना तो लिख ही लोगे ना, विथ ईदर हैंड, ठीक है, तो इस तरीके से सॉल्व होगा। तो भैया यहाँ पे हमने इंग्लिश ग्रामर लगभग पूरी कंप्लीट कर ली है, और आपको जो क्वेश्चंस बचे हुए हैं वो आपको खुद से सॉल्व करने हैं और खुद से ही सॉल्व करने हैं। और समझ में ना आए तो आप एक डेजिग्नेटेड जाके कोई भी लेक्चर देख सकते हो अरिविहान में, क्योंकि वहां भी आपको अगर कोई एक सिंपल टॉपिक समझ नहीं आ रहा है तो प्लीज मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उसको जरूर समझ लें उससे, क्योंकि मुझे यकीन है कि ज्यादा से ज्यादा तैयारी आपकी इस पॉइंट पर हो गई होगी, लेकिन बावजूद इसके अगर कहीं लग रहा है कुछ प्रॉब्लम आ सकती है 1-2 मार्क्स के लिए, आप थोड़ा सा अगर समय दे दे तो आपका वो काम भी हो जाएगा। और चलिए, मैं इसी तरह आपको मिलूंगा अगले कुछ वीडियोस पे और आपकी और मदद करेंगे। 11th में हम और डीप जाएंगे, समझेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं और उन्हें किस तरीके से सॉल्व करना है। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।